आज का दिन दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिलाने और दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त देने की याद से मंसूब है। आज ही के दिन दुश्मन पड़ोसी के बख्तरबंद दस्तों ने लाहौर पर हमला किया और यहाँ गलबा हासिल करने की सोच रखते हुए हमारे मुल्क के मजीद अंदर दाखिल होने लगे। लेकिन चाको चौबंद अफवाज पाकिस्तान ने इनके ख्वाबों को नेस्तो नाबूद कर दिया और उन्हें ऐसी तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा जो वो रहती दुनिया तक याद रखेंगे। देखने वालों के मुताबिक जदीद हथियारों से लैस दुश्मनों को ऐसी हार का सामना करना पड़ा जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा ना होगा। इस दिन को शहीदों की कुर्बानियों की याद ताज़ा करते हुए आने वाली नस्ल को मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार किया जाता है और जज्बा हुब्बुल वतनी को मजीद परवान चढ़ाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है मेरे मुल्क के नौजवानों। आज का दिन डेडिकेट किया गया है उन लोगों के लिए, उन सिपाहियों के लिए, उन जवानों के लिए जो हमारे मुल्क की एक तरह से मुल्क को बचाते हैं, अपनी ज़िंदगियों की कुर्बानियाँ देते हैं। और आज का दिन ये सबको बताने के लिए है कि वो हमारे लिए कितने अहम हैं। उनकी कुर्बानियाँ आज़ाद मुल्क में सांस लेने का मौका देती हैं हमें। हर मुश्किल में पाक फ़ौज बिल्कुल फ्रंट फुट पे खड़ी होती है और हम सुकून की नींद सो पाते हैं उनकी इस जाग की वजह से। इस वक्त पाकिस्तान बहुत बड़े क्राइसिस का सामना कर रहा है। तकरीबन 70% पाकिस्तान डूब चुका है। लेकिन जब भी कोई मुश्किल आती है, जब भी ज़लज़ला आए, सैलाब आए, कोई और चीज़ होती है तो पाक फ़ौज हमेशा आगे बढ़ती है। वो सिर्फ हमारे मुल्क को जो बैरूनी ताकतें हैं उनसे बचाने का नहीं काम करती, बल्कि अंदर से भी हमारे मुल्क को मजबूत करती है। और आज का दिन हम उनके नाम करते हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि इस वक्त हमारे मुल्क में जो कहते हैं ना कि अल्लाह की तरफ से एक कहते हैं कि कुदरती आफत आई है, उसमें हमारे लोगों की मदद करने के लिए हमारी फोर्सेस कितनी आगे से आगे हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये आप देखेंगे पैकेज में, कि अगर मैं आपको लेके चलती हूँ पाकिस्तान आर्मी की तरफ, उनकी तरफ से क्या क्या रिलीफ वर्क किया जा रहा है, आइए मैं आपको कुछ इस पैकेज में दिखाती हूँ। कोई भी आफत, ख्वाह वो कुदरती हो या इंसानी, उसमें पाकिस्तान आर्मी अपने मुल्क की खिदमत और मदद में पेश रहती है। 2022 में होने वाली मामूल से जायद बारिशों की वजह से आने वाले सैलाब और इसके रेस्क्यू और रिलीफ वर्क में भी पाकिस्तान आर्मी का किरदार बहुत अहम है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब ज़दगान को रेस्क्यू करने के लिए 2000 हेलीकॉप्टर्स इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं, जिनके जरिए राशन और दवाइयों की फराहमी को मुमकिन बनाने के साथ साथ जगह जगह फंसे शहरियों को निकाला जा रहा है। बेशुमार लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। सैकड़ों टन इमदादी सामान मुख्तलिफ इलाकों तक पहुंचाया जा चुका है। 60,000 से जायद मरीजों की मदद भी की जा चुकी है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर लोगों को महफूज मुकामात तक बहिफाजत मुंतकिल किया जा चुका है। इसके साथ साथ आला ओहदेदारान भी मुख्तलिफ सैलाब से मुतासिरा इलाकों का दौरा कर चुके हैं। पाकिस्तान आर्मी के चाको चौबंद दस्ते हर वक्त सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए इन इलाकों में मौजूद हैं, जो किसी भी किस्म की मदद करने के जज्बे से सरशार नजर आते हैं। सब अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं और अब मैं आपको दिखाऊंगी पाकिस्तान एयरफोर्स किस तरह रिलीफ में हमारी मददगार साबित हो रही है। सैलाबी सूरत हाल में जहां ज़मीनी इमदाद ज़रूरी है, वहीं पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से हवाई इमदाद की बिला तात्तुल फराहमी को मुमकिन बनाया जा रहा है। पाकिस्तान भर में सैलाब से मुतासिरा इलाके बशमूल खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान समेत जनूबी पंजाब में इनके रिलीफ और बहाली का काम बगैर किसी रोक टोक के जारी है। पाकिस्तान एयरफोर्स के कमोबेश 90 हेलीकॉप्टर्स इस काम में शामिल हैं और उन इलाकों तक इमदादी कामों की रसाई को मुमकिन बनाया जा रहा है जहां से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है।
अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से कमोबेश 800 से जायद टेंट्स, 50,000 से जायद खाने के पैकेट्स, 1.5 लाख से जायद राशन के पैकेट्स और लाखों पीने के साफ पानी की बोतलें पहुंचाई जा चुकी हैं और ये बहाली का काम अभी जारी है। इसी के साथ साथ अब तक 16 टेंट सिटीज और 41 रिलीफ कैंप्स का कयाम भी किया जा चुका है, जिसमें दिन रात सैलाब मुतासरीन की इमदाद का काम जारी है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान नेवी कहाँ खड़ा है हमारे साथ। आइए देखते हैं। पाकिस्तान की बहरी हुदूद को हर वक्त नाकाबिल तस्खीर बनाने के मिशन पर काम करने वाली पाकिस्तान नेवी मुश्किल की इस घड़ी में भी फलाही और इमदादी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। सैलाब से मुतासिर हर इलाके में पाकिस्तान नेवी के जवान मौजूद हैं। पाकिस्तान नेवी की जानिब से सिंध के इलाकों सांगड़, सुल्तानकोट, शाहबंदर, दौलतपुर, सजावल और ठट्टा समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के भी कई इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में पाकिस्तान नेवी के दस्ते मौजूद हैं। पाकिस्तान नेवी जदीद जहाज़ों और कश्तियों का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ जगहों पर सूखा राशन, पीने का साफ पानी और दीगर अशियाए ज़रूरिया की फराहमी को मुमकिन बना रही है। पाकिस्तान नेवी की जानिब से राजनपुर, जामशोरो, डेरा इस्माइल खान और दीगर इलाकों में मेडिकल कैंप्स मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान नेवी के मोबाइल मेडिकल कैंप्स भी 24 घंटे इमदादी कामों में मसरूफ नजर आते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और मैं आपको मिलवाऊंगी कुछ ऐसे नौजवानों से जो जिन्होंने खुद से देखा है इस सानेह को किस तरह रिलीफ दिया जा रहा है, किस तरह लोगों की मदद की जा रही है। और हम डिस्कस करेंगे। आज 6 सितंबर डेडिकेटेड है उन जवानों के लिए जो हमेशा कुर्बानियाँ देकर हमें सुकून की नींद फराहम करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का दिन हमारे पाक जवानों के नाम, और आज यहाँ एयरफोर्स के कुछ अफसरान हमारे साथ बैठे हैं। मैं पूरा उर्दू में बोलूँ तो अफसरान हमारे साथ यहाँ बैठे हैं और मैं इनसे बात करना चाहूँगी उनकी फीलिंग्स के हवाले से, आज के दिन के हवाले से। मेरे साथ यहाँ इस वक्त मौजूद हैं स्क्वाड्रन लीडर आफ्ताब खटक साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो पर आने। थैंक यू फॉर हैविंग मी। फिर मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं जी स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद अदनान साहब। अस्सलाम वालेकुम आपको, वेलकम टू द शो। एंड मेरे साथ यहाँ बैठी हैं स्क्वाड्रन लीडर तैयबा अवान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच माय प्लेयर। हमारे पूरे जो मुल्क के लोग हैं, आज उनके जज्बात अलग होते हैं, ख़ास तौर पे हमारी अफवाज के लिए। और एक मिसाल सब ये दे रहे होते हैं कि यार देखो इनकी ट्रांसफ़र्स हो जाती हैं, फैमिली से दूर हो जाते हैं, कितनी कुर्बानियाँ देते हैं, बॉर्डर्स पर रहते हैं और कैंप्स में रहते हैं, सारी घर की आसाइशें छोड़कर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक आम इंसान जो है वो ये रिगार्ड करता है कि आप लोगों की वजह से हम लोग सुकून की नींद सो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपके ज़रिए थैंक यू कर रही हूँ मैं पूरे पाक आर्मी को, पाक नेवी को, पाक एयरफोर्स को। मैं उन सबको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उनकी कुर्बानियों के लिए। आप लोगों के क्या जज्बात होते हैं आज के दिन? 6 सितंबर जो है ये एक नो डाउट एक तारीख़ी दिन है। इस दिन जो है जो तारीख़ के औराक में दिलेरी और बहादुरी और जुर्रत के वो बाब रकम किए गए थे जिनकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। Exactly. जब दुश्मन ने एक इरादा किया था हमारे मुल्क के सरहदों को उबूर करने का, लेकिन हमने ना उनको नाकाम किया बल्कि एक मुंहतोड़ जवाब दिया। और वो जो जोश और वलवला है वो 1965 और 1971 से लेकर आज भी वो पूरी पाक अफवाज में, पाकिस्तान एयरफोर्स में ये मौजूद है, जो कि आपने 2019 में भी देखा होगा। और वही जज्बे के साथ आप देख रहे हैं कि इसी जज्बे के साथ जो हमारे सैलाब इज़्ज़तगान हैं उनकी जो इमदाद हो रही है, किस तेज़ी से हो रही है, किस इमरजेंसी से हो रही है। तो वही जोश है, वही वलवला है जो एक जंग की सूरत हाल में एक फ़ौजी महसूस करता है। वही इसी जज्बे को आगे लेते हुए, चाहे वो हमारा अमन का दौर है, लेकिन एक ऐसी आफात हमारे ऊपर है जो हमारे लोगों पे है, जो हमारे पाकिस्तानी भाई बहनों पे हैं, तो हम उसी जज्बे के साथ जंग में भी लड़ते हैं और अपने कौम की खिदमत और कौम के जो लोग हैं, उन मुल्क के जो आबादी है उनकी खिदमत के लिए भी सरशार हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, होता है ना कि जब आपको फोर्सेस ज्वाइन करनी होती हैं तो एक नौजवान में या एक
मेल फीमेल दोनों की बात करूँगी, उनमें क्या जज्बा होना चाहिए कि वो उनको कंप्लीट करता है? एजुकेशन के अलावा एक अंदरूनी जज्बा होता है जो उनको कंप्लीट करता है एज ऑफिसर। सबसे पहले तो नो डाउट एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद जो एक जज्बा है कि मैंने मुल्क के लिए काम करना है, मैंने इस वतन के लिए काम करना है, मैंने अपने कौम की खिदमत करनी है, वो एक जज्बा जो है कहीं ना कहीं आपके दिल में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि एक ज़िंदगी है जो कि मुश्किल ज़िंदगी है। एक पहले सबको पता होता है कि ये जिंदगी थोड़ी सी मुश्किल आम ज़िंदगी और है, आसान जिंदगी नहीं है जब आप लोग तो वो आप एक आपके दिल में और आपके जहन में एक मोटिवेशन, एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन, वो चीज़ आपके साथ आपके दिल में आपके दिमाग में होनी चाहिए, और उसके साथ फिर आप जो है ना फ़ौज में आते हैं, तो फ़ौज आपको खुद ब खुद बहुत सी चीज़ें सिखाती है और वो कंटेजियस होती है जब आप ट्रेनिंग ले रहे ट्रेनिंग होते का हैं हिस्सा है, ट्रेनिंग का हिस्सा है, उसमें आप बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। लेकिन वो जो बुनियादी एक जो आपका जोश है या बुनियादी एक आपका शुरू से आपके दिल में एक उमंग होती है कि आपने मुल्क की खिदमत करनी है, इस मुल्क के लिए लड़ाई करनी है, इस मुल्क के लिए लड़ना है, तो वो होना चाहिए। मैं यहाँ आपसे भी पूछना चाहूँगी स्क्वाड्रन लीडर तैयबा अवान साहिबा कि लाइक आदमी जो हैं वो कुछ और तरीके से सोचते हैं कभी कभार कि जैसे इन्होंने कहा मुल्क से मोहब्बत और एक करियर अच्छा होता है, ख़वातीन की सोच एक अलग होती है लाइक हमेशा हर जगह। सो तैयबा को किस चीज़ ने मुतासर किया कि वो एयरफोर्स ज्वाइन करे? I want to do actually something कि मैं अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर सकूँ and make my family, especially my father and my countrymen proud. तो Air Force was the best option. दूसरी बात ये, being Muslim we have a belief that we live and die for Allah Almighty. शहादत का जो रुतबा है वो everybody urge for this thing. तो basically जो passion था that was to serve country और do or die की situation होती है, we are ready to die for our country also. That's why we have joined. और तैयबा में ये जज्बा हमेशा से था या फैमिली में कोई था जिनकी मदद से आपके अंदर वो जज्बा इंड्यूस हुआ और फिर लाइक अब आप माशाल्लाह इस फोर्स में हैं? मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग आर्मी में हैं, बट माई फादर वॉज वेरी मच मोटिवेटेड कि लेडीज शुड बी ओवर हेयर. नॉट ओनली मी, माई 2 सिस्टर, एल्डर सिस्टर, दे आर इन आर्मी अलॉन्ग विद देयर स्पाउसेस. तो हम 3 बहनें जो है वी आर सर्विंग आवर पाकिस्तान इन अ मैनर. तो अबू जी वॉज एक्चुअली द ड्राइविंग फोर्स फॉर एवरीथिंग. ओह ग्रेट. और 23 मार्च की हमें परेड्स वगैरह दिखाना और यू नो पेट्रियाटिक जो ड्रामास थे, राशिद मिन्हाज का, पेरेंट्स की तरफ से ये चीज़ बहुत ज़्यादा इनकलकेट होती है कि यू आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर. एंड माई फादर ही ऑलवेज बिलीव्ड इन वुमेन एम्पावरमेंट. लाइक माई मदर वॉज वर्किंग, फिर हम सारी बहनें वर्किंग हैं अल्हम्दुलिल्लाह. सो इट वॉज सच अ ड्राइविंग फोर्स कि वी हैव एक्चुअली लकी टू हैव अ फादर जिन्होंने हमें इस चीज़ को मोटिवेट किया. फिर राशिद मिन्हाज के ड्रामा दैट हैज़ रियली मोटिवेटेड मी. बहुत ज़्यादा ये ऑन एंड ऑन लगता था. शहपर एक ज़माने में ड्रामा था दैट वाज रियली लाइक यू नो थ्रिलिंग एंड एडवेंचरस लाइफ. सो पर्सनली आई लाइक समथिंग विच इज़ एडवेंचरस एंड देयर इज़ नो मोनोटनी. तो एयरफोर्स से ज़्यादा एडवेंचर कहीं भी मुझे नजर नहीं आया. सो आपकी जॉब क्या होती है लाइक? हमारी वी आर एक्चुअली द बैकबोन ऑफ ऑल ऑपरेशंस. हम राइट आइटम एट द राइट टाइम इन द राइट प्लेस प्रोवाइड करते हैं. और क्या कहते हैं, जिस तरीके से कोई जहाज़ भी अगर बाय करना होगा तो वी आर द पर्सन्स हु आर एक्चुअली लुकिंग आफ्टर ऑल दिस मैटर. तो वी आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग मीन्स एंड टूल्स फॉर आवर फाइटर्स टू विन अ वॉर. और आपकी पोस्ट तक पहुंचने के लिए क्या एजुकेशन हासिल करनी पड़ती है एक लड़की को? इसमें ना 2 तरह के फील्ड्स हैं. एक तो 17 ईयर्स जब आप हायर सेकेंडरी यू क्वालिफाई फॉर दैट, आप एजुकेशन हासिल कर लेते हैं, उसके बाद ज्वाइन कर लें. अदरवाइज आप अगर ग्रेजुएट हैं या मास्टर्स हैं, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन लॉजिस्टिक्स. तो रिगरस किस्म की ट्रेनिंग होती है फॉर 3 ईयर्स. आफ्टरवर्ड्स आप एयरफोर्स में आते हैं और यहाँ आपकी एक और ट्रेनिंग होती है जो आपसे प्रोफेशन से रिलेटेड होती है. ओके. और आपकी भी मोहम्मद अदनान साहब, आपकी भी स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद अदनान साहब, पूरा नाम लेना बहुत ज़रूरी है. आपकी भी ट्रेनिंग मतलब 3 साल की होती है लाइक फीमेल और मेल उनकी ट्रेनिंग बराबर? बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह मैडम ने अर्ज़ किया कि मैं अब GDP ब्रांच से हूँ. आई एम फाइटर पायलट. तो जो इनिशियल ट्रेनिंग होती है फर्स्ट 2 ईयर्स जो होती हैं वो उसके अंदर एकेडमिक्स वगैरह, उसके अंदर
फ्रॉम थर्ड ईयर वी मूव ऑन टू द प्रोफेशनल ट्रेनिंग। जो फ्लाइंग वाले होते हैं वो फ्लाइंग की तरफ मूव कर जाते हैं। इस तरह जो लॉजिस्टिक्स वाले अपने अपने जो उनके स्कूल्स होते हैं वहाँ से उनकी ट्रेनिंग उनको वहाँ से उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग वहाँ से शुरू हो जाती है। आपका क्या जज्बा था जब लाइक आपने एयरफोर्स ज्वाइन करनी थी? सो किस जज्बे के साथ, क्या एक होता है ना जैसे इनके फादर ने इनको इस तरह इंड्यूस किया, मोटिवेट किया, उसी तरह आपको किसने मेरी मुतासिर किया? फैमिली में तो कोई भी फोर्सेस में नहीं था जब मैंने फोर्सेस ज्वाइन की। मुझे बचपन से ही मतलब एक फ्लाइंग का शौक़ था, बेसिकली फाइटर फ्लाइंग का। और फिर हमारे बाय वर्चू ऑफ दिस के मेरी बर्थडे भी 6 सितंबर को होती है। इट्स माय बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। तो मैं मतलब कि हमेशा से जब हालात पहले बेहतर होते थे, बेसिस वगैरह पे आपको मतलब एक्सेस होती थी, जाते थे उधर। तो अपना फ्लाइंग के शोज़ और डिफरेंट वो होते थे, उसको देख के मोटिवेशन मिलती थी। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा। इवन के जो बचपन में हमेशा जब मैंने कोई टॉय भी सिलेक्ट किया है तो हमेशा मैंने एरोप्लेन ही जहाज़ दिखाया उसके अंदर। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह तो ड्रीम केम ट्रू। और इसके अंदर मेरी पेरेंट्स की बहुत सपोर्ट थी। इवन के मदर्स होती हैं अक्सर के जो मतलब डरती हैं, घबराई भी होती हैं, बट मेरी मदर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इसके अंदर हमेशा से। ऑब्वियसली वो घबराई भी होंगी, लेकिन उन्होंने कभी मेरे सामने शो नहीं किया, हमेशा मुझे उन्होंने बैकअप किया। और दूरी होती है ना बच्चों से, जाहिर है कोई भी पेरेंट्स ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जो आप लोगों के पेरेंट्स होते हैं उनका अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा दिल दिया होता है, इसलिए कि वो अपने बच्चों को अपने आप से दूर, पहले ट्रेनिंग के लिए दूर भेजते हैं, उसके बाद ट्रांसफ़र्स होती हैं, तो कितने कितने दिनों तक होता है, कभी कभार कनेक्शन ही नहीं हो पा रहा होता, बात ही नहीं हो पा रही होती। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी तो हमें इससे बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ नज़र आती हैं, लेकिन बहुत और छोटी 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 सी अगर डेप्थ में जाएं तो और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे लाइक आपने जिक्र किया जंगों के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए तो हमेशा तैयार होती है पाक आर्मी, पाक नेवी, पाक एयरफोर्स, मगर जब भी कोई सानहा होता है, ज़लज़ला, सैलाब, कोई और इस तरह की चीज़, कोई हंगामे हो गए, तो जब सब जो सिविलियंस हैं वो अपना रुख करते हैं अपनी अफवाज की तरफ, जी सो उस वक्त आप लोगों के ऊपर कितना प्रेशर होता है? चाहे अंदरूनी जंग चल रही होती है ना, एक कुदरती आफत आई है और उससे जंग चल रही होती है, कैसे रिलीफ दें? जो पाक फ़ौज का या पाक एयरफोर्स का जो इदारा है, इसमें एक ऐसी चीज़ है कि ये हर वक्त तैयार रहती है किसी भी जंगी हालत के लिए। तो अगर कोई जंग की सूरत हो या कोई भी ऐसा सानहा हो जिसमें जो रिस्पांस है वो इमीडिएट करवाना है, तो ये एक ख़ास बात है फ़ौज की कि ये तैयार रहती है उस जंगी हालात से निपटने के लिए या लड़ने के लिए। तो जो भी ऐसे हालात क्रिएट होते हैं तो एक इमीडिएट रिस्पांस हमारा मौजूद होता है, उसके लिए SOPs बने होते हैं और उस पर अमल दरामद होना शुरू हो जाता है। जी। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, ज़ाहिर है आप लोग जितना मुझे पता होगा उससे ट्रिपल आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होगी। अगर मैं आपसे पूछूं इस वक्त सबसे ज़्यादा सैलाब से कौन से ज़्यादा इलाके मुतासर हुए हैं, तो वो कौन से? ज़्यादातर जो इलाके मुतासर हैं इनिशियली तो बलूचिस्तान के एरिया, लेकिन फ़िलहाल जो सिंध वाला एरिया है जो बारिशों का पानी वहाँ पे खड़ा हुआ है और वो काफ़ी वसी इलाका है जिसमें बारिश का पानी खड़ा हुआ है और निकासी का कोई निज़ाम वहाँ पे नहीं मौजूद। तो ये सिंध का जो दादू वाला एरिया है, नौशेरो फ़िरोज़ वाला एरिया है, इसके अलावा जो सांगड़, सेवन, ये काफ़ी मुतासर है इस वक्त। जो सैलाबी रेला नॉर्थ में था जो नौशेरा के पास था, वो तो सैलाबी रेला वहाँ से गुज़र गया, उसने जो तबाही करनी थी वो करके आगे निकल गया है। और वो चलते चलते आगे फिर मुल्तान और थोनसा वाली जगह पे आगे सैलाबी रेला चलते चलते वो बढ़ता गया। तो इस वक्त जो सिंध है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर है। तो ऐसे बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे रोड्स नहीं हैं, तो आप लोग कोई हेल्प या रिलीफ या राशन वगैरह वो किस तरह आप अपने
लाइक अपने क्राफ्ट के ज़रिए पहुंचा रहे हैं, एयरक्राफ्ट के ज़रिए? जहाँ पे जो रोड सर्विस अवेलेबल है वहाँ तो हमारे कॉन्वॉयज़ जा रहे हैं। अच्छा। उन कॉन्वॉयज़ में ड्राई राशन, वहाँ पे टेंट सिटी इस्टेब्लिश करना, उस टेंट सिटीज़ में जो पका पकाया खाना है, कुक फूड है, वो टेंट सिटीज़ को देना। आसपास के इलाके के जो लोग हैं वहाँ पे जाके ड्राई राशन, वहाँ पे जहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, पका पकाया खाना कैसे आप दे पाते हैं? वो वहाँ पे- गर्मी इतनी है, ख़राब नहीं हो जाती? वहीं पे पकाते हैं। अच्छा, वहीं पे जो पे। टेंट सिटी है वहीं पे इस्टेब्लिश किया है, तो हमारा पूरा एक सेटअप इस्टेब्लिश हुआ है, जिसकी वजह से हम इस काबिल हैं कि उस इलाके के इर्द गिर्द हम कुक्ड फूड, ड्राई राशन। ओके, और आप लोगों के ही तरफ से वो खाना पकवाया जा रहा है? जी जी बिल्कुल। अच्छा। इसके अलावा जो रिलीफ कैंप्स लग रहे हैं उसमें मेडिकल कैंप्स भी मौजूद हैं। तहज़ीबी अक़दार को देखते हुए ख़वातीन जो हमारी लेडी डॉक्टर्स हैं वो मौजूद हैं वहाँ पे। हाँ। इसी तरह जो वो इलाके हैं जहाँ पे सामान नहीं पहुँच पाते, सड़कें मुतासिर हैं पानी की वजह से, तो वहाँ पे हमारे जो हेलीज़ हैं, हेलीकॉप्टर ड्रॉप हो रहे हैं उन इलाकों में जहाँ पे गिरदोनवा पूरा पानी की वजह से मुतासिर है। जो हमारे C-130s हैं वो कराची से मुख्तलिफ़ इलाकों में जहाँ पे सामान पहुँचाया जा रहा है, जहाँ पे बेसेस अवेलेबल हैं, एयरफील्ड्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे सामान पहुँचाया जा रहा है। नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ जो मूवमेंट हो रही है वो थ्रू C-130 भी हो रही है, कार्गो एयरप्लेन है। और जहाँ पे हेली ड्रॉप हो रहे हैं तो हमारा जो राशन है जहाँ पे हम बाय रोड नहीं पहुँचा सकते तो वो हेली ड्रॉप के ज़रिए अच्छा, हम लोग कैसे मददगार साबित हो सकते हैं अगर हम आप लोगों के साथ मिलकर मतलब उन लोगों की हेल्प करना चाहें, डोनेशन करना चाहें, सो वो उसका क्या तरीक़ेकार है? अगर तो सिंपल कैश डोनेशन है या जो इजी वे है तो वो देयर आर नंबर्स अवेलेबल, बैंक अकाउंट नंबर्स आर स्क्रीन अवेलेबल पर भी हम चला रहे हैं वो नंबर्स। जी। जी। तो वहाँ पे आप डायरेक्टली डोनेट कर सकते हैं। उन्हीं डोनेशन से फर्दर जो राशन वगैरह वो बना के राशन पैक्स बना के उन इलाकों तक पहुँचाया जा रहा है। इसके अलावा जो बेसेस हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के, वहाँ पे डोनेशन कैंप्स बनाए गए हैं। कराची में नज़दीक तरीन जो है वो PF म्यूज़ियम पे मौजूद है, PF बेस फैसल, PF बेस मसरूर, सारे बेसिस पे हमारे डोनेशन कैंप्स मौजूद हैं जहाँ पे कोई भी किसी भी कैपेसिटी में, चाहे वो सिविल NGO हो, सिविल पर्सनल कैपेसिटी में कोई भी जा सकता है और अपने डोनेशन वहाँ जमा करा सकता है। और इस तसल्ली के साथ कि वो डोनेशन जो है सही जगह पे, रिक्वायर्ड जगह पे मुतासरीन को ज़रूर पहुँचेगी। मैं इस चीज़ की गवाही दे सकती हूँ क्योंकि मैं ख़ुद एक ऐसे इलाके में रहती हूँ जो एयरफोर्स का इलाका है और वहाँ भी कैंप लगा हुआ है। जी। और जो कैंप्स में बैठते हैं लोग डोनेशंस के लिए, लाइक ज़ाहिर है उनकी भी होती हैं चीज़ें, सो वो सारे लोग जो हैं वो एज अ वॉलंटियर काम कर रहे हैं, कोई उसका कोई चार्ज नहीं कर रहा, चीज़ें ज़ाहिर है पहुँचाना लाना, और वो पूरा का पूरा जो भी चीज़ें डोनेशंस वहाँ जमा हो रही है वो लाइक मैं उसकी गवाह हूँ। तो आप लोग अगर कोई चीज़ भी डोनेट करना चाहेंगे, स्पेशली कैश, सो हमने अभी स्क्रीन पे चलाया, मैं एक दफ़ा फिर से स्क्रीन पे दिखाती हूँ। ये नंबर्स हैं, अकाउंट नंबर्स हैं, आप इनमें अपनी डोनेशंस जमा करा सकते हैं और इस तरह हम अपनी कहते हैं ना कि अपनी तरफ से जो डोनेशन है वो एक सही मुकाम पे पहुंचाएंगे। वो एक क्रेडिबिलिटी और एक सुकून दिल में होगा कि अगर हमें मदद करनी है तो हम एयरफोर्स का सहारा ले सकते हैं। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इनके साथ साथ कुछ ऐसे ही इनविजिबल सिपाही जिनको मैं कहूँगी कि जिनकी वजह से बहुत सारी चीज़ों से हमारा मुल्क बचा रहता है, वो भी यहाँ मौजूद हैं और उनसे भी हम बात करेंगे कि अगर वो रिलीफ दे रहे हैं एज सिविलियंस तो वो कैसे दे रहे हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज 6 सितंबर है, जिसके लिए मैंने कहा कि हम दाद देते हैं अपनी फोर्सेस को जिनकी वजह से हम सुकून की नींद सो पाते हैं। और जैसे मैंने कहा कि बड़ी बड़ी कुर्बानियों का जिक्र होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कुर्बानियाँ भी वो देते हैं और देते ही रहते हैं अपनी पूरी करियर में, अपनी पूरी जॉब्स में। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको मैं कहूँगी कि उनके कोई सितारे नहीं लगे हुए और ना ही वो किसी फोर्सेस का हिस्सा हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी एक फ़ोर्स खड़ी कर लेते हैं अपने जज्बे के थ्रू, और मैं उनको इनविजिबल सिपाही का नाम दूंगी। जितनी भी हमारी NGOs काम करी हैं इस वक्त या करती रही हैं
हमारे लोगों के लिए एक NGO से मैं कहना चाहूँगी, मिलवाना चाहूँगी, सारेमबर्नी वेलफेयर ट्रस्ट के सारेमबर्नी जो CEO हैं, चेयरमैन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। एंड आपको भी मैं आज के दिन थैंक यू करना चाहूँगी कि जब भी कोई इस तरह का सान्या होता है तो आप भी, वो कहते हैं ना, कमर कस के निकल पड़ते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है इस वक्त तो पूरी पाकिस्तानी कौम, हमारा तो काम ही है पूरे साल ही के सिलसिले, लेकिन इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम निकली हुई है और डेफिनेटली जितना बड़ा नुकसान है ये 2, 4, 6 लोग या 2, 4 लाख लोग सपोर्ट नहीं कर सकते जब तक हर शख्स नहीं होते। अपने अपने एंड से इसमें फोर्सेस भी लगी हुई हैं, इदारे भी लगे हुए हैं, लेकिन उनके साथ जो पीछे सपोर्ट करने वाले हैं ना, वो एक आम आवाम है। अगर वो अपना हाथ रोकेंगी तो सबकी जितनी भी हिम्मत, ताकत, तजुर्बा है वो सब जो है ना ज़ाया जाएगा। तो बस मैं खुद भी कोशिश भी कर रहा हूँ, अपील भी कर रहा हूँ, और इस वक्त यहाँ पहुँचने का मैं इस वक्त दादू से आ रहा हूँ, मैं दादू से आ रहा हूँ इस वक्त में, और सिर्फ वजह ये था, वजह ये थी कि मैसेज दूं, और आपके टीम से मेरा वादा था कि नहीं मैं पहुंचूंगा। मेरे घर में भी नहीं पता कि मैं इस वक्त यहाँ करके बैठा हूँ। अभी सबको पता चलेगा कि अभी पता चलेगा। भाई इधर आ गए। सारे भाई आप खुद अपनी आंखों से सारा हाल देख कर आए। मैं एक दफ़ा पब्लिक को होता है ना कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, बाहर पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, उनको जो न्यूज़ में नज़र आ रहा है, फर्स्ट हैंड नॉलेज मैं आपसे चाहती हूँ, आप खुद अपनी आंखों से देख कर आए। क्या हालात हैं? देखिए बहुत बुरा हाल है, और मैं अपनी टीम को भी ये बार बार बता रहा था कि बेटा देखो, अगर 1 इंच हमारे घर में पानी खड़ा हो जाए, ठीक है, बाहर भी पानी है, छत से टपकना शुरू हो जाए खाली, सिर्फ 1 इंच, तो आप किधर खड़े हैं? क्या आप उधर सो पाएंगे, कोई जिंदगी गुजार पाएंगे? कुछ नहीं। तो सोचो जो 8-8, 10-10 फीट, 4-4 फीट, 6-6 फीट में फंसे हुए बेचारे, वो कैसे जिंदगी गुजार रहे होंगे। कल मैं जिस वक्त दादू इन हो रहा था तो लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे, दोनों साइड पे पानी ही पानी था। इवन कोई पता नहीं पोल्ट्री फार्म था या स्टोर था, क्योंकि पता इसलिए नहीं चला कि वो छत से बस, जो बिल्कुल छत पे उसके वो एग्जॉस्ट लगे हुए थे ना, वो ज़रा से बस नज़र आ रहे थे, वो तो पता नहीं था कि अंदर क्या है। वहाँ तक पानी था, और उसके अंदर पीछे गाँव थे, आने जाने का कोई कश्ती, कोई चीज़ उनके पास थी नहीं। तो बेचारे वहाँ से तैर करके, कोई जो है ना कुछ ले करके, कोई लाठियाँ के सहारे से सड़क पे आके राशन लेते थे और फिर वहाँ जाते थे। हम फुटेज भी देख रहे हैं ना ये वहाँ। अच्छा, ये तो मेरा ख्याल है ट्रैफिक वाली है जो फंसे हुए थे। मगर बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। ये लफ्ज़ों में कहना बहुत आसान है, हमने बहुत जल्दी से बहुत लंबी कहानी सुना दी, लेकिन जब जाके देखें और एक रात गुजारें, दिन गुजारें, तो आपको पता चलेगा। फिर मैं आप लोग कहाँ रहते हैं, वहाँ जाते हैं जब? तो मैं अभी तो देखिए बलूचिस्तान साइड पे तो सरदार साहब हैं वहाँ पे, उन्होंने बड़ी हमें सरदार बाबा करके हैं, वो भी बेचारे ऐसे ही राह चलते हमें मिले। मैं उन्हें नहीं जानता था, वो मुझे नहीं जानते थे, सिर्फ उन्होंने जब देखा तो। ये हो रहा है कि आप स्ट्रेंजर्स आपस में मिल गए हैं। बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ लोगों को पनाहें मिल रही हैं, जो मैं मतलब मुझे बात करके अंदाज़ा होता है, जो हेल्प इधर होती है, उनकी फैमिलीज उधर हैं, तो उससे अंदाज़ा होता है। अभी जो हम दादू साइड पे रुके हुए हैं, उधर हम ये समझें कि एक सड़क पे एक वो चाय वाला होटल है, उधर उससे 4 पहिया लेकर के वहाँ सारी टीम रुकी हुई है सारी हमारी। मैं जहाँ जैसे जाते हैं, हम कोई होटल या घर नहीं ढूंढ रहे होते कि जी कोई आ जाता है अल्लाह का बंदा, हमें ले जाता है, मंजिल दे देता है, तो हम जा करके बैठ जाते हैं। अच्छा, मैं इतनी हैरान हो रही थी सारिम भाई, मैं अभी ब्रेक के दौरान जब तैयबा से बात कर रही थी तो तैयबा बता रही थी कि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो डॉक्टर्स हैं एयरफोर्स की, और आर्मी में डॉक्टर हैं, एयरफोर्स डॉक्टर्स हैं, वो अपने उनके छोटे छोटे बच्चे हैं 6-6 महीने के, वो छोड़ के और उधर कैंप्स लगाए हुए हैं, क्योंकि इस वक्त डॉक्टर्स की अशद ज़रूरत है, बीमारियाँ इतनी स्प्रेड हो रही हैं। सो मैं वही कह रही थी, इनसे जो छोटी छोटी कुर्बानियाँ होती हैं, वो एक छोटे बच्चे को, लाइक मेरा भी बच्चा जब था छोटा तो मैं उसको यहीं लेकर आती थी और हर वक्त साथ होता था, लेकिन ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी है ख़ास तौर पे माँ के लिए। सो ये दिन सिर्फ मर्दों की कुर्बानी नहीं, बल्कि ख़वातीन भी कुर्बानी फुल फ्लेज तरीके से दे रही हैं। एक्चुअली हमारे अंदर इनकलकेट किया जाता है कि सर्विस बिफोर सेल्फ। जब आपका ये जज्बा होना, तो ऑब्वियसली यू आर हेड ऑन कि हमने मुल्क की खिदमत करनी है किसी ना किसी तरीके से। तो दिस इज एक्चुअली द जज्बा दैट आवर कॉम इज दे आर इन डिफिकल्टी, वी आर ट्राइंग टू हेल्प देम आउट। आपकी जो कलीग्स हैं वो भी टेंट्स में रह रही हैं उधर, जो कैंप्स लगाए हुए, आप लोगों ने टेंट हाउसेस बनाए हुए? जहाँ फैसिलिटी अवेलेबल है वहाँ है, जहाँ पे नहीं है तो द टेंट सिटी इज़ देयर एंड वहीं पे स्टे कर रहे हैं।
सारे में वहाँ बीमारियाँ क्या क्या फैली। वही मैं उस वक्त भी कहना चाह रहा था, वहाँ आलम यह है, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में इस तरीके के उड़ने वाले जो है ना वो नहीं देखे। मच्छर तो छोड़ देना, मच्छर तो हैं ही। हाँ। और वो मक्खी के साइज के मच्छर है वैसे। Oh my God। और पता नहीं क्या क्या कुछ है वहाँ पे, हर वक्त जो है ना आप ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, इतना बुरा हाल है कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। और अल्लाह का शुक्र है क्योंकि जो लोग जिसका जो काम, वो कहते हैं ना जिसका काम उसी को साझे साझे, तो वो हमारा काम है, हमें पता है। जिसका हम गए हैं यहाँ से, हम बड़े जो स्प्रे आते हैं जो, वो सारी चीज़ें यहाँ से ले करके गए थे। अच्छा। उसके बगैर आपको कैसे पता चला कि वहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत है? क्योंकि ना लोगों को पता नहीं है कि क्या क्या चीज़ें फराहम करनी है, दाल चावल चीनी, ये आप लोग कह रहे हैं कि वहाँ ये तो पहुँच गई है, लेकिन उसके अलावा आपको कैसे पता चला? बड़ा आसान तरीका है, जैसे एक माँ होती है ना, उसको बच्चे का बैग बनाना आता है। वो एक आम आदमी को या बाप को नहीं आता, अमूमन माँ को ही पता है कि मैंने इसकी क्या क्या चीज़ें रखनी है, कितनी देर के लिए मेरा सफ़र है, उधर क्या चीज़ें होंगी। उसी तरीके से ये चीज़ें होती हैं, ज़लज़ले में क्या लेकर के जाना है, फौरी तौर पे सैलाब में क्या लेके जाना है। कुछ लोग जैसे अभी भी मैं देख रहा हूँ कि बिस्किट दे दें, बिस्किट दे दें, बिस्किट दे दें। बाबा वो बिस्किट वाले लोग नहीं हैं, वो शहर के चाय में डुबो के बिस्किट खाने वाले लोग नहीं हैं। वो अगर रोटी खाते भी हैं तो वो भी जो है ना प्याज के साथ खा लेते हैं वो। तो आप अगर चाहिए अनाज चाहिए, वो सख्त जान लोग होते हैं, उन्होंने, और फिर इस वक्त तो डबल सख्त हुए में, वो पानी में से गुजरना, कीचड़ में जाना, तो उनको रोटी चाहिए। ये कहना कि वहाँ बना नहीं सकते, यार वो कुछ गीली जगह पे तो नहीं बैठे ना। जब बारिश थी उस वक्त प्रॉब्लम थी, तो आप चूल्हे भी तो लेकर गए ना? मैं वही कह रहा हूँ, ये सब चीजें हमें पता थी कि क्या क्या चीजें। अब वहाँ ऐसा भी मैंने देखा, इस वक्त बारिश हो रही थी तो दो ख्वातीन जो है ना वो ऊपर वो प्लास्टिक पकड़ के खड़ी हुई थी, और एक जो है ना नीचे बैठ करके वो जो है ना खाना पका रही थी। वो क्योंकि बिन खाए कैसे जिएंगे, कितनी बारिश हो जाए, कितना सैलाब हो जाए, उन्होंने रोटी तो खानी है उन्होंने। तो थोड़े लोग ये भी समझे कि राशन प्रॉपर होना चाहिए। उसमें हमारे वाले इनके नखरे नहीं होते कि फला मसाला फला मसाला फला मसाला, ये नमक मिल जाए, नमक मिर्च मिल जाए, वो डाल करके खा लेते हैं। एग्जैक्टली। और सबसे अच्छा राशन देखे मैं आपको बताऊं, दाल चावल और ये आलू प्याज, ये 3 4 6 चीज़ें अगर मिला करके आप इनको दे देंगे ना, तो वो अपना गुजारा कर लेते हैं। महीने भर का उनको राशन दे दें, एक एक फैमिली को करके उनका गुजारा हो जाता है। अब आप देंगे बिस्किट वहाँ किसी का टेस्ट है ही नहीं बिल्कुल भी। तो बिस्किट बिल्कुल, जिस वक्त बारिश हो रही थी कोई ऑप्शन नहीं था आपके पास, बिस्किट हैं या पैक ऐसे आइटम है, बन है, इस टाइप की चीज़ें वो आप दे रहे थे। लेकिन इस वक्त आपको राशन देना है, तो हम जो गए चूल्हे लेकर के गए, टेंट लेकर के गए, प्लास्टिक बहुत ज्यादा लेकर के गए, जितनी जहाँ प्लास्टिक जो होती है ना शीट्स, अब उसकी इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि बारिश रुक गई है। ये मैं बारिश के वक्त की बात बता रहा हूँ, इस वक्त बारिश हो रही थी। फिर लाइफ जैकेट्स बहुत लेकर के गए, और वो अब मुझे भी उसका प्रोफेशनल लाइफ जैकेट्स इसलिए कि जिन लोगों को तैरना नहीं आता तो वो जिन लोगों को भी और आपको भी, कि अगर आप खड़े हुए कहीं, अब मैं आपको कल बताऊं, हम उसी वक्त वहाँ पहुंचे थे, जो ही एक जगह दादू के साथ था। तो बिल्कुल मैं भी जरा हीरो बना, बिल्कुल पानी के ऊपर जैसे नहीं वो मट्टी थी वहाँ खड़ा हुआ था। तो ऐसे ही मैंने बोला कितना नीचे होगा, कह रहा है ये होगा 250 फीट होगा। मैं एकदम पीछे हटा, मैंने बोला अल्लाह खैर करे, 250 फीट होगा वो। तो आप अंदाज़ा लगाएं, तो 250 फीट क्या, मुझे तो तैरना भी नहीं आता, मैं तो 2.5-3 फीट भी होगा तो मैं तो डूब जाऊंगा उसके अंदर। तो लाइफ जैकेट्स अपने लिए भी, और अगर आप किसी को सेव करना चाह रहे तो भी आप जरूर पहने हुए हो कि आप उसको बचा सकें। फिर उसका मुझे वो नॉर्मल ना, उसका प्रोफेशनली नाम क्या मुझे नहीं पता, जो रिंग्स होते हैं जो पानी में डाल फेंक दें आप किसी को भी, उसको जो लाइफ ट्यूब्स कह लें, लाइफ ट्यूब्स, बिल्कुल वो आप फेंक दें, रस्सी बांध के, अगर कोई दूर है तो वो उसको पकड़ लेगा तो वो सेफ होकर के आ जाएगा। और आप भी बताए थे ना कि बच्चों की दूध की बोतलें दरकार हैं, राशन काफ़ी पहुंच गया है, लेकिन क्या क्या चीज़ें और ज़रूरत है ताकि लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। फीडर्स, बच्चों का दूध, बच्चों के लिए फीडर्स, क्योंकि राशन और इस तरह की चीज़ें तो कॉमन चीज़ है, सारे लोग जो डोनेट कर रहे हैं तो ये चीज़ें वहाँ पहुँच रही हैं। लेकिन चंद चीज़ें जिसमें मॉस्किटो स्प्रे, मॉस्किटो रिपेलेंट, हर किस्म का मॉस्किटो रिपेलेंट, फीडर्स बच्चों के, दूध बच्चों के लिए, ये वो चीज़ें हैं जो अमूमन लोगों के जहनों में नहीं है, और वो डोनेट करते हुए या अतिया देते हुए इन चीज़ों का फ़िलहाल जो है उनके जहनों में नहीं है। तो ये चीज़ अगर वो उसमें शामिल कर लें तो काफ़ी फ़ायदा होगा, अफाका होगा उन लोगों को। मेरे ख्याल से वो मच्छर की कॉइल भी दे सकते हैं, नहीं, एनीथिंग दैट इज़ मॉस्किटो रिपेलेंट, चाहे वो कॉइल हो, चाहे वो स्प्रे हो, चाहे वो
लोशन वगैरह हो, लेकिन ऐसी सारे वो इकदाम जो कि इन मच्छरों से लोगों को बचा, क्योंकि इसके बाद डेंगू, मलेरिया, इस तरह की चीज़ें अभी कराची में भी काफ़ी हद तक डेंगू फैला हुआ है। तो ये चीज़ें वाटर बॉर्न डिजीज़ जितनी भी हैं, जिसमें मलेरिया और डेंगू भी शामिल है, ये आगे खदशात भी हैं कि मज़ीद फैलेंगी इन इस। अभी मैम एयरफोर्स हैज़ बीन वेरी प्रोएक्टिव इन दिस मैनर कि उन लोगों ने पहले ही प्रीएम्प्ट किया कि ऑब्वियसली देयर इज़ अ फ्लड, तो डिजीज़ेस भी कॉज होंगी। उसके लिए उन लोगों ने जो मेडिकल कैंप्स बनाए हैं उसमें हमारी पूरी एक ट्रैफिक है कि मेडिसिन ये वाली जानी है, ये वाली इम्पॉर्टेंट है, बच्चों के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है, लेडीज़ के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है, फ्लड की वजह से जो आपको स्टमक इश्यूज, यू नो, वाटर का भी कुछ हो सकता है। साफ प्रोवाइड वाटर तो हमने किया है, लेकिन ये आपकी आने वाली बेसिकली मुश्किलात हैं जो अभी नज़र नहीं आ रही। तो उसके लिए जो मेडिकल कैंप्स हैं ना, जहाँ जहाँ इफ़ देयर इज़ अ डॉक्टर एंड ही इज़ वॉलंटियर, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। हम लोगों ने पूरा हमारा एक अकाउंटेबिलिटी चल रही है कि ये वाली मेडिसिन दे रहे हैं, ये वाली हमने वहाँ चीज़ भिजवाई है, इसके बाद अगर ख़त्म होती है उसी वक्त उसको हम लोग जो नहीं है रीफिल कर देते हैं। So obviously there will be problems that are not preempted yet, but might be faced. तो उस चीज़ को ना हमारे हायर एचेलॉन्स ने ऑलरेडी केटर फॉर किया हुआ है। अच्छा, जैसे जैसे बच्चों के डायपर्स वगैरह भी भिजवाना है ज़रूरी, क्योंकि वो लोग तो इतना डायपर्स बच्चे नहीं कितना यूज़ नहीं अब तो खैर सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी उनके कम यूज़ है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताऊं जो अब तक ना मैंने कहीं डिस्कस होते हुए देखा ना कुछ, जो अहम तरीन चीज़, वो पता नहीं फुटेज या वीडियोस है नहीं, हमने कितने बच्चों को लेके हॉस्पिटल पहुंचाया जिनको सांप ने जो है ना बाइट किया है, डसा है। इस कदर सांप, और ख़ास तौर पे जो बलूचिस्तान का इलाका है उधर की बात करो, इस कदर सांप हैं कि आप जिस वक्त मगरिब होती है ना उसके बाद बचना बस अल्लाह ही बचा रहा है, बाकी कोई नहीं बचा सकता। तो उसके जो इंजेक्शंस हैं वो वहाँ भेजने हैं, उसकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, और छोटे छोटे बच्चों को ज़्यादा वो कर रहे हैं। अच्छा, फिर चारपाइयाँ नहीं हैं, नॉर्मल हालात में भी सांप होते हैं वहाँ पे, लेकिन ये कि बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं। इस वक्त वो सो ही फर्श के ऊपर रहे हैं बिल्कुल, तो वो सांप का बड़ा इजी एक्सेस है। या बच्चे बाहर जा रहे हैं वॉशरूम के लिए, वॉशरूम तो वहाँ नहीं है, बहरहाल जब जाते हैं तो वो वहाँ सांप है, कुछ है, वो इस कदर बाइट कर रहे हैं कि बचना और बचाना मुश्किल हो गया। तो कम से कम हम उस सांप से नहीं बचा सकते, तो कम से कम अगर काट ले तो, क्योंकि हमारा तो हर इलाज जो है ना वो आखिर वाला होता है, पहला वाला तो हम करते ही नहीं ना किसी चीज। तो आप इसको कैसे बचा रहे हैं? मतलब नहीं बचा रहे ना, आप कैसे बचाएंगे सिवाय इसके कि हम उनको इंजेक्शन फराम कर रहे हैं कि भाई जितने हो, जहाँ हो, गाँव देहात में ये रखो, जिसको भी ज़रा बहुत काम आता है। अभी भी मैं निकल रहा था तो वहाँ जो डॉक्टर था उसने मुझसे कहा, सारिम साहब इंजेक्शन ज़रूर भेज दीजिएगा वहाँ से। और वो इंजेक्शन किस लिए होते हैं? सांप बाइट जो करता है उसके बचने के लिए, उसमें एक टेस्ट भी होता है। अच्छा। कि फिर उसके बाद उतनी उसको मिकदार का इंजेक्शन दिया जाता है उसको। तो अगर यहाँ से कोई खरीद के भेजना चाहे वो कहीं अवेलेबल होते हैं? बिल्कुल है यहाँ पे, और वो इतने कोई महंगे नहीं है। टोटल जो उसके वो ड्रिप होती है उसके साथ पूरा जो है ना 1000 रुपये मुश्किल से 800 हर कोई राशन भेजेगा और भी ज़रूरत का सामान है। सो वही सबका अपना एक वो होता है कि भाई मैं इतने पैसे डोनेट करूँगा या मैं इतनी चीज़ें खरीद के दूंगा, तो वो हर कोई एक जैसी चीज़ भेजने के बजाय आपस में भी जब कम्युनिटी तय करती है कि हमने ये ट्रक भर के भेजना है मिलकर, तो उसमें इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। इसमें ना एयरफोर्स ने ये काम किया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस आर आल्सो सेंड ओवर देयर, जहां हमने रिलीफ कैंप्स बनाए हैं। अच्छा। वो राउंड द क्लॉक 24/7 इसी चीज़ को मिटिगेट कर रहे हैं। अच्छा। और क्या कहते हैं, एनिमल्स हो गए, रोडेंट्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, उन चीज़ों की सिक्योरिटी, जो कैंप्स बनाए हैं उनकी सिक्योरिटी को दे आर इंश्योरिंग 24/7। और हमारी पूरी मैन पावर वहाँ डिप्लॉय है इस चीज़ को लुक आफ्टर करने के लिए। सो वी हैव गॉट मेडिकल कैंप्स ऑल्सो, देयर सिक्योरिटी ऑल्सो, फिर पूरा किचन भी डेवलप हुआ है जिसमें कुक्ड फूड हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइकवाइज सैक्स जो दूर दूर के एरियाज़ हैं जिसमें हम राशन प्रोवाइड कर सकते हैं, वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग दैट। अच्छा, क्या कह रहे सारिम भैया? वो बात तो भूल गया, क्या कह रहा था, मेरे बात साथ बता देता हूँ। अच्छा, वो मैं एक जगह पहुंचा तो वहाँ नॉर्मल गाड़ी 4x4 के अलावा जा भी नहीं सकती थी, टूटी फूटी एक रास्ता था वहाँ से। तो आप यकीन जानिए, अब वो सच झूठ मैं नहीं बोल रहा कुछ भी, क्योंकि मैंने नापा नहीं था। पानी के अंदर से वो शख्स, कई सारे लोग, औरत भी, 20 किलोमीटर कह रहे हैं हम आए इसमें से, तैर के भी, चल के भी, कीचड़ के अंदर भी, कह रहे 20 किलोमीटर। मैंने बोला क्यों आए हो? तो खुदा की कसम कह रहा था राशन नहीं है हमारे पास, शहर की तरफ आए। और शहर भी ऐसा था
कि मैं आपको क्या बताऊं कि देहात भी ऐसे नहीं होते जिसको वो शहर कह रहा था वहाँ पे, ठीक। तो मैं जो उस वक्त मेरे पास, हम पहले सर्वे करते फिर राशन लेके जाते हैं, उस वक्त इतना था नहीं हमारे पास, जो देते भी आए थे। मैंने फिर उसको पैसे दिए, मैं बोला यार जा भी, जो ले सकता है वो तो ले करके जा। तो ये अब वो 20 किलोमीटर अगर कह रहा है, हो सकता है देहात का आदमी है, उसका अंदाजा ना हो 20 किलोमीटर क्या होते हैं, तो भाई 2, 4, 5 किलोमीटर तो हो गई ना वो, कम से कम। कि वो बता रहा है कि जो दिखा रहा है वो जगह मुझे खड़ी हुई नजर भी नहीं आ रही, तो अच्छा एक बहुत बड़ा फासला है। और उस पानी के अंदर, जिसके अंदर सांप, कीड़े मकोड़े, न जाने क्या क्या। हमारे लड़के जो उधर जा रहे थे पानी में, मैं तो नहीं उतरा, क्यों झूठ बोलूं, लेकिन बेचारों की जो ना पाँव में आप देखें तो इतने वो कांटे कांटे सारे लगे हुए। उधर झाड़ियाँ होती हैं, चीजें होती हैं, सब पानी के अंदर है, आपको नहीं पता, लेकिन कांटा तो अपनी जगह पे है, तो वो लग रहे हैं। फिर ये तो हमारे फिर भी कम जाते हैं, वो लोग तो बेचारों का मतलब रह ही नहीं सकते ना। फिर ये कि आप ये कहें कि उधर क्यों रह रहे हैं, उधर इसलिए रह रहे हैं कि भाई खुश्की उस साइड पे, बीच में सारा पानी है, इस साइड पे अगर जाते हैं तो फिर बहुत दूर निकल जाते हैं। फिर इन लोगों के अपने भी बड़े मसाइल हैं, कबाइल के मामलात, खानदानों के मामलात, कि जी इसके साथ नहीं बैठेंगे, वो उसके साथ नहीं बैठेंगे। फिर पर्दे के ऊपर तो आपको पता है इन इलाकों में क्या कुछ होता है, तो वो सारी चीज़ों के लिए बेचारे, जहाँ जिसको जो जगह मिलती है ना, वो फिर वहाँ बैठता है। हम तो बहुत आसानी से कह देते हैं वहाँ। क्या लगता है आप लोगों का, मैं आप सबसे पूछती हूँ, सबका अपना अपना तजुर्बा होता है, कितना टाइम लगेगा सेटल होने में चीज़ें? इसमें कम से कम बहुत अंदाज़ा भी लगाया जाए तो 2 से 3 महीने का एक वक्त है जिसमें चीज़ें सेटल होने की तरफ आएंगी, शुरुआत होगी। क्योंकि अभी तो पानी का निकासी का कोई निज़ाम नहीं है, और ज़मीन भी ऐसी है जहाँ पे पानी, जो नॉर्थ का हमारा इलाका है वहाँ पानी खुश्क हो जाता है। ये ऐसा इलाका है यहाँ पे पानी खुश्क भी नहीं होता, वो अरसे के लिए खड़ा रहता है, ठहरा रहता है। आप पानी की मशीनें भी तो लेकर गए? वही मैं बता रहा, कुछ ना अहलियाँ भी है ना, कि जब आपने जहाँ जिसको शहर बनाया है उधर कोई सीवरेज का तो निज़ाम होना चाहिए था। आपको पता नहीं, फुटेज है तो ज़रा दिखाएं, SSP ऑफिस, अदालत, हर चीज़ डूबी हुई है, कमिश्नर ऑफिस डूबी हुई, यहाँ तक के पानी, ठीक है। वो सर्किट हाउस, इतना बुरा हाल। हम गए निकालने, तो अब निकालने तो सही, अब वो निकालने किधर? हमने बोला शायद होगा सीवरेज का कोई निज़ाम, इर्द गिर्द कोई निज़ाम ही नहीं। मुझे तो कोई बता रहा था कि अब तो इस दफ़ा तो ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। आम तौर पे जितनी ठंड पड़ती है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उधर गर्मी हो रही है, इधर सर्दी हो रही है, वो अलग अलग क्लाइमेट चेंजेस हो रही है। मगर गर्मी इतनी है, अभी गर्मी है ना, आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते, आप वहाँ दरख्त के नीचे भी नहीं खड़े हो सकते, डायरेक्ट तो छोड़ दीजिए, आप दरख्त के नीचे भी नहीं खड़े हो सकते। एक छोटा सा वक्फे के बाद वापस हम दोबारा हाजिर होते हैं। आज ऐसा दिन है, एक ऐसा दिन है जो डेडिकेट किया गया है हमारे जवानों के लिए, और वो वाली बात है कि उनकी वजह से हम सुकून की नींद सो पाते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारा 6 सितंबर एक अलग तरीके से डेडिकेट किया जा रहा। हर दफ़ा हर साल इस तरह नहीं होता, लेकिन आज मैंने कहा आप लोगों की मुलाकात कुछ इनविजिबल सोल्जर से भी कराई जाए, और एक मेरे पास यहाँ सोल्जर और मौजूद हैं जो इस सानहे पर रिलीफ के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। नवीद अली बेग साहब यहाँ हैं, जो CEO हैं अल खिदमत फाउंडेशन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने सारिम भाई से भी पूछा, इन लोगों ने भी अपनी बातें हमें बताई कि किस तरह काम हो रहा है। आपसे भी मैं पूछना चाहूँगी, आप लोग किस इलाके को लुक आफ्टर कर रहे हैं और क्या सूरत हाल है आपकी नज़र में? थैंक यू वेरी मच निदा। पहली बात तो ये है कि आज 6 सितंबर और 1965 में एक बाहर दुश्मन ने हम पर हमला किया था, जो बड़ी ब्रेवली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज ने और अवाम ने मिल करके उसको थ्वाट किया था। इस दफ़ा जो है वो एक कुदरती आफत आई हुई है, और अनफॉर्चुनेटली, लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम खड़ी है और हाथ में हाथ डाल करके उस का मुकाबला करने के लिए तैयार है। अल खिदमत जो है वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है। कराची से हमारा जो ऑपरेशन चल रहा है वो हम बलूचिस्तान और सिंध को फीड कर रहे हैं। अच्छा। और हमारे पास एक एडवांटेज ये है कि हमारी एक वॉलंटियर वर्क फोर्स और एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना हर जगह मौजूद है। चप्पे चप्पे में, गांव गांव, करिया करिया हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी मौजूद है। हम उनसे कनेक्टेड हैं, और हम देखें ये काम जो होता है ना वो 3 pronged काम है।
पहले रिलीफ होती है, रेस्क्यू होता है, सॉरी, पहले मरहले पे रेस्क्यू किया जाता है, दूसरे मरहले पे रिलीफ पहुंचाई जाती है, तीसरे मरहले पे रिहेबिलिटेशन होती है। रेस्क्यू जो है वो हमारी फोर्सेस ने और हमारी इंतज़ामिया ने, चूँकि उसमें इक्विपमेंट भी चाहिए होता है, बोट्स चाहिए होती हैं, हेलीकॉप्टर्स चाहिए होते हैं, बड़ी गाड़ियाँ चाहिए होती हैं, तो सब ने मिलकर के रेस्क्यू किया है उन लोगों को जो स्ट्रैंडेड थे। उसके बाद सेकंड अभी भी वैसे बाय द वे कुछ लोग स्ट्रैंडेड हैं, इत्तलात रोज़ आती हैं कि अभी भी पानी में घिरे हुए हैं, उन फैमिलीज़ को निकालना है, और हम कम्युनिकेट करते हैं फोर्सेस के साथ भी, इंतज़ामिया के साथ भी, कि उनको रेस्क्यू किया जाए। उसके बाद दूसरे मरहले में लोग ऐसी जगह पे आते हैं कि जैसे कोई हाई ग्राउंड है या कोई हाईवे है या कोई रोड है जो बुलंद जगह पर वाक़ है, तो वहाँ आके लोग बैठ जाते हैं, खुले आसमान तले बैठे होते हैं, पूरी फैमिलीज़। लाइफ स्टॉक, ज़्यादातर लाइफ स्टॉक जो है उनका बह गया है, जो थोड़ा बहुत रह गया है वो उसको अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ करके, मैंने एक तस्वीर देखी है कि जिसमें कि एक चारपाई है और वो पानी में है चारपाई, और उसमें बच्चे ऊपर लेटे हुए हैं और एक झूला बना हुआ है कपड़े का जिसमें दूसरा बच्चा है, चूँकि ऊपर जगह ख़त्म हो गई थी, और लेकिन उन्होंने बकरियों को ऊपर बांधा हुआ है खुश्की में, और ताकि वो कहीं ना बह जाए। मेरी जो घर में काम करती है लड़की हेल्पर, वो मुझे बताती है कि उसके अब्बू रात भर दिन भर जागते रहते हैं, उनके पास एक भैंस बची है, क्योंकि वो भाग ना जाए, कोई उसको ले ना जाए, उसकी चौकीदारी के लिए वो रात भर जागते हैं, और वो कहती है वो नींद पागल हो चुके हैं जाग के सिर्फ एक भैंस की चौकीदारी के लिए। तो ये उनका लाइवलीहुड है ना, उसकी पूरी मईशत उनकी उसके ऊपर मुनहसर है। फिर आपने वो भी पढ़ा होगा कि 7 बच्चों में से एक बच्चे को बह जाने दिया क्योंकि वो अपने जानवर संभाले था, उसको लग रहा था कि अगर उसके जानवर चले जाएंगे तो उसके बाकी 6 बच्चों का पेट जो है वो भर नहीं पाएगा। सो उसने एक बच्चे की कुर्बानी दी, उसके सामने तैरता वो, ये इतना हार्ट ब्रेकिंग है, ये देखकर, ये सुनकर एक इतनी तकलीफ पहुंचती है कि हर कोई जो जिसके पास शायद ज़्यादा पैसे भी नहीं है, वो किसी ना किसी तरह डोनेट करना है। और मैंने जो अपने करीबी लोगों को देखा है वो कहते हैं हम लेके निकल जाएं, लेकिन यहाँ एक जब मैंने ये सोचा तो मुझे किसी ने, करीबी लोगों ने थोड़ी सी अक्लमंदी की बात ये कही कि इसी तरह कोई भी सिविलियन जिसको पता नहीं है कि क्या हुआ है, वो जज्बाती होकर ट्रक भर के निकल जाए अपनी मदद आपके तहत। सो उसके लिए अगर मुझे आप लोग थोड़ा सा बता सकें, मुझे ऐसा लगता है जो मुझे इन्फॉर्मेशन कानों तक आई है कि ये एक सिक्योर या एक सेफ़ चीज़ नहीं है कि आप सही जगह चैनलाइज नहीं कर पाएंगे सामान को अगर आप खुद से निकल जाएं लेकर। हमेशा इकट्ठा होकर के जाएं, कोलैबोरेट करके जाएं, इंतज़ामिया के साथ, अफवाज पाकिस्तान के साथ, रेंजर्स के साथ, या कम से कम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोलैबोरेट करके जाएं, तो ये हमेशा बेहतर है। और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होना चाहिए। ऑन द ग्राउंड जो लोग हैं उनसे पूछें किस चीज़ की ज़रूरत है, वो आपको बताएंगे, और कहाँ ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ ज़रूरत है, तो वो फिर आप वहाँ पर डिस्पैच, ये हमारा तरीक़ाकार है। और उसमें अब इस वक्त जो रिलीफ ऑपरेशन है उसके अंदर हमने मुख्तलिफ़ किचन्स इस्टेब्लिश किए हैं थ्रू आउट सिंध, जो लोगों को वहीं पे खाना पका करके, राशन हम आवाम में इस तरह ज़्यादातर बांट नहीं रहे हैं। जहाँ जहाँ लोग ऐसी जगहों पर हैं जो अपना खाना पका सकते हैं वहाँ राशन दे रहे हैं, अदरवाइज़ जो बहुत बुरी, जिससे अभी बात हो रही थी, चूल्हे नहीं हैं, तो वहाँ हम खाना पका के उनको दे रहे हैं। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल काम नहीं है, लेकिन इस वक्त जान बचानी है लोगों की, एक वक्त 2 वक्त का खाना तो उनको मिल जाए। तो हमने किचन्स इस्टेब्लिश किए हैं, वहाँ पे राशन भेजते हैं और उससे लोगों को फीड कर रहे हैं। दूसरी सतह पर उनको टेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं, उनको चादर, दरी या कहीं कहीं गद्दे और लिहाफ वो भी प्रोवाइड किए गए हैं। सबसे अहम चीज़ इस वक्त मॉस्कीटो नेट्स हैं, मॉस्कीटो रिपेलेंट्स हैं, ये बहुत अहम है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत आगे बढ़ कर के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं लोग, चूँकि जो लोग सैलाब में मुब्तला थे और निकल के आए, उसके सब कपड़े जो थे वो
ख़राब हुए हुए थे, गीले हुए हुए थे, उन्हीं कपड़ों के साथ वो 10-10 दिन से बैठे हुए हैं। तो उनको कम से कम उससे स्किन डिजीजेस पैदा हो रहे हैं, तो उनको हम कपड़े भी दे रहे हैं। हाँ। ये अच्छा, सारी एक और चीज़- बात मैं आप लोगों से यहाँ करना चाही थी, वही वाली बात रहे, जैसे आम बंदे से बात करके मुझे आदत है इंटरव्यू लेने की, तो मैं आम बंदे से भी बात करती हूँ तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो जैसे मुझे मेरे ड्राइवर बता रहे थे, बाजी हमने अभी 2 महीने बाद हमारी फसल जो है वो कटने वाली थी, वो सारी फसल डूब गई, हम 1 साल पीछे चले गए। सो ये वाली भी चीज़ें आगे आप कह रहे हैं, जैसे बीमारियों के साथ ये वाली भी तो चीज़ें आएंगी कि उनका कैसे सर्वाइवल होगा। वो कह रहे हैं हम 1 साल पीछे चले गए, जो फसल कटने वाली थी वो सब जल गई, ख़त्म हो गई। ये एक साल का रखते हैं राशन अपने पास। जी। जो फसल होती है उसमें गंदम है, चावल है, जो भी चीज़ें होती हैं, 1 साल सेव करते हैं ये लोग, पूरे साल का सेव करके रखते हैं। लेकिन ये है कि सब डूब गया जो था, और जो आना था वो बर्बाद हो गया सारा का सारा। तो है तो मुश्किल टाइम, जैसे अभी बात हो रही थी कि 2-3 महीने में समझे, वो जैसे अभी बच्चा पैदा हुआ है, 2-3 महीने उस पर मेहनत होगी, फिर वो चलना थोड़ा थोड़ा शुरू करेगा वो। ऐसा नहीं है कि बस 2-3 महीने में सब कुछ सही हो जाएगा। पानी इस कदर है, और जब पानी सूखेगा तो वो एक अलग सिचुएशन होती है उस ज़मीन की, उसकी जो हालत है, फिर उस पर ट्रैक्टर चलाना, सब करना। कितनी फसलें चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे आधी कीमत है, यानी अगर 1 लाख की आमदनी है वहाँ से ज़मीन से, तो 50,000 रुपये उस पर खर्चा भी है आम दिनों में। अब वो खर्चा भी उनका बढ़ जाएगा इसकी वजह से, ज़मीन ख़राब होने की वजह से मज़ीद। तो ये है तो एक तबाही सब मिल के दूर कर सकते हैं, एक दो बंदे, 1-2 इदारे का काम नहीं अभी। इसको ना जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बहैसियत कौम एज ए नेशन मिल के, मतलब इसको एक सिस्टमेटिक वे से, क्योंकि जिस तरह आप बार बार कह रही थी कि हमारी वजह से, मतलब हम सुकून से सो सकते हैं, हमारी वजह से नहीं, एक कौम है पूरी, हमें कौम की सपोर्ट है। वी आर जस्ट फ्रंट लाइन रिप्रेजेंटेटिव्स। चाहे वो 65 की जंग हो, 71 की जंग हो, या वो कोई भी मतलब इस तरह का सानिया हो, अर्थक्वेक हो, या वो फ्लड 2010 फ्लड रिलीफ जिस तरह वो हुआ, या अभी भी हो, तो हमने इसको बहैसियत कौम एज ए नेशन इसका मुकाबला करना है। देन द रोल ऑफ आर्म फोर्सेस, द रोल ऑफ मीडिया, फाउंडेशंस, ये हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए ज़्यादा है कि हमने कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करनी है। मीडिया के थ्रू लोगों को एजुकेट करना है, आर्म फोर्सेस की हेल्प, जिस तरह अभी सर कह रहे थे कि उसके रेस्क्यू के अंदर जो है आर्म फोर्सेस की हेल्प चाहिए होती है, उसके अंदर फिर डिस्ट्रीब्यूशन, राशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी है, तो ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगी, बजाय इसके कि हम ये कह रहे हैं अभी कि डोनेट करें। नाउ वी शुड मूव टुवर्ड्स स्पेसिफिक आइटम्स, जिस तरह अभी जिस फोरम पे अभी हम बात कर रहे हैं, इस तरह के फोरम्स के थ्रू अभी हमें स्पेसिफिक आइटम्स की बात करनी चाहिए कि ये चीज़ इधर इसकी ज़रूरत है। लोगों को एजुकेट करें, जो डोनेट कर रहे हैं उनको भी एजुकेट करें कि भाई क्या अभी ज़रूरत है, और एजुकेशन ऑफ द अफेक्टीज़, वहाँ पे जो लोग हैं कि वो आपस, क्योंकि वो भी इस स्ट्रेस लेवल में हैं कि अगर कोई वहाँ पे इमदाद वगैरह या पहुँचती है तो वो सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, ठीक है। उनको ये नहीं आइडिया कि भाई मेरे साथ वाले गांव में क्या हुआ है, मेरे भाई के साथ या किसी के साथ, ये वो चाहेगा कि उसको जिस तरह नज़र आ रहा है कि मेरी अगले साल का पूरा राशन सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो वो स्टॉक करने की उसके अंदर वो होगी एक नेचुरल, मतलब कि भाई मैं उसके बच्चे हैं तो वो उसके लिए सोचेगा। तो इस तरह उनको भी उधर जो लोग फील्ड में मौजूद हैं, ऑब्वियसली उनको मीडिया के थ्रू तो एजुकेट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ तो मीडिया नहीं होगा इस टाइम अवेलेबल, तो वहाँ पे जो समझाना बिल्कुल ऐसे ही है, वहाँ पे आता रहेगा, स्टॉक करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि सबको कोई भूखा ना सोए, बिल्कुल सबका पेट भरा जाए। ये है कि कुछ दिनों के बाद जब चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होना शुरू होंगी, हम उम्मीद अच्छी कर सकते हैं ना, हम ये नहीं कह सकते कि बदतर होती जाएंगी वो, हम उनको उम्मीद तो दिला सकते हैं अगर हम जाके उनको यही कहेंगे बीमारियां होंगी। बिल्कुल, और हमारे लोगों को ये भी समझने की जरूरत है, जैसे सर ने बताया कि ये लॉन्ग टर्म है, ये इस तरह नहीं है कि अभी हमने डोनेट कर दिया तो सब ओके हो गया, हमें इनको साथ लेके चलना पड़ेगा। वैसियत कौम इनको दोबारा लिफ्ट अप, जब तक ये दोबारा अपने पाँव पे नहीं खड़े होते, इसमें गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तमाम स्टेक होल्डर्स की मेरे ख्याल में इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्ची वहाँ कचरा चुन रही थी जी, हम एक होटल पे चाय पी रहे थे, तो वो ने यूँ पीछे से यूँ पाँव उठा करके चल रही थी, समझ में नहीं आया। मैं सर बच्चा तो समझ सर इसको ना चोट लगी है, जाके मैं अच्छा वहाँ बड़ा पर्दा, इतनी सी बच्ची में भी ना बड़ा वो होता है कि गैर मर्दे बात नहीं करे, हालांकि मैं उसके बाप के भी बाप बराबर होगा, लेकिन एक है उनका अपना,
बड़ी मुश्किलों से खैर मैंने उसको बच्ची को करके काबू करके देखा, तो मैं बोला क्या हुआ, कहने लगी वो अंदर कुछ लगा था, उससे दाना हो गया। मैं बोला तो ये क्या लटक रहा है पीछे धागा, जैसे ये नाक में नहीं वो ख्वातीन धागा डालती है, उस तरीके से उस दाने के अंदर वो डाला हुआ था। मैं बोला ये इससे क्या होगा, कहने लगी फिर खुद जब वो होगा ख़राब होगा ना उसको खींच के इसको निकाल लेंगे। यानी ये हाल है वहाँ पे मेडिकल सहूलियात का, आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से वो लोग अपने खुद जो है ना वो इलाज कर रहे हैं वहाँ पे। मैं तस्वीर में आपको अभी दिखाऊंगा, मेरा ख्याल है आपके टीम के पास नहीं होगी। इतना मुझे उसका दुख हुआ था, मैं बोला कि यहाँ हमें छींक आती है तो हम बड़े से बड़ा अस्पताल ढूंढ रहे होते हैं कि जाके वहाँ ट्रीटमेंट करवाएं, और अगले के पाँव में जख्म है और इतनी मजबूर है कि उसके बावजूद वो बेचारी जाके कचरा चुन रही है। बेचारों का वो हाल है जैसे किसी हम कोई फिल्म नहीं देखते कि आइलैंड पे कोई फंस गया है, तो वो अपनी मदद आपके तहत अपने दिमाग से कुछ ना कुछ चीज़ बना रहा है। यहाँ ज़ाहिर है आप लोगों की सबकी सपोर्ट तो है ही, लेकिन कितना कवर करेगा बंदा, आप लोगों को भी तो टाइम लगेगा। बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहाँ आप पहुँच ही नहीं सकते, ऐसे ऐसे अंदरून गाँव हैं जो जिनका पता ही नहीं होगा कि अच्छा आगे जाके भी गांव है। जो पाकिस्तान एयरफोर्स की जो यही कोशिशें हैं कि जितनी जल्दी सामान पहुंच सके, उसके लिए जो हमारे कार्गो एयरप्लेन हैं C-130 वो इस्तेमाल हो रहे हैं, और जो वो इलाके हैं जहां पे बिल्कुल रसाई नहीं है और वो इर्द गिर्द पूरा पानी है, ऐसे घर हैं जो लोग जिनके छतों के ऊपर राशन देते हैं, आप ऊपर से अगर फेंकते होंगे वो नहीं, हमारे जो हेली ऑपरेशंस हैं, जो हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस हैं, वो काफ़ी नीचे जाके उनको ड्रॉप देते हैं, और वो ड्रॉप इतना होता है कि वो राशन उन तक कैच कर सके, पहुंच जाता है। उसकी जो हाइट है या उसकी जो ऑपरेशन का तरीक़ाकार है वो इसी तरह है कि वो काफ़ी नीचे आके उस जगह पे ड्रॉप करवा देते हैं। इसको एक मिनट में ऐड कर दूँ एक बार, क्योंकि वो लोगों को ये हेलीकॉप्टर तो आर्मी या एयरफोर्स इनके पास है, तो वो जो फेंक रहे थे, वो वीडियो वायरल हुई थी, वो गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर था। अच्छा, वो हमारी फोर्सेस का नहीं था, जो बहुत बुलंदी से पे, वो तो बेवकूफ बनाने वाला काम हो रहा था, जो सच बात है। वो नहीं कि जो हमारे साथ जो एयरफोर्स के ऑपरेशंस हैं, दे आर वेरी ट्रेन्ड एंड लेकिन जो फोर्सेस कर रही होती है ना, वो बिल्कुल, मैंने खुद हेलीकॉप्टर से जो है ना बांटा है सवाल। अच्छा, मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाह रही थी कि जैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वहाँ की जो पब्लिक है, जो आवाम है, उनको कम्युनिकेशन में कोई बैरियर नहीं आता, कोई एक मुश्किल नहीं आपको पेश आती कि उनको कम्युनिकेट कैसे किया जाए? लोकल हमारे जो कॉन्वॉयज हैं उसमें लोकल लोग भी हैं जो सिंधी भी बोलते हैं, तो वो एक कम्युनिकेशन बैरियर उससे बेहतर हो जाता है, ताकि वो वहाँ से लोकल लोगों से बात कर सकें। जो हमारे जहाँ पे इस्टेब्लिश लोकेशंस हैं वहाँ पे लोकल्स मौजूद हैं, वो लोकल्स उनसे रब्ता करते हैं, वो जो बातचीत का तरीका है या वो कम्युनिकेशन का तरीका है, तो वो समहाउ वो कम्युनिकेट हो जाता है। हाँ। तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। हमारी तो टीम्स वहाँ मौजूद हैं ना, लोग लोकल्स हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, तो इसलिए हमें तो जाहिर है वी आर वेल स्टैंडर्ड देयर। मैं असल में जो चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ ना, मेडिकल, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये। तो हमने मेडिकल कैंप्स लगाए हैं, हमारी एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन, पीमा, इसमें 2000 डॉक्टर्स हैं। उन्होंने डे 1 पे मुझे कॉल करके कहा कि हमारे 2000 डॉक्टर्स जो है ना वो आपके लिए अवेलेबल हैं, और एक कॉल पे वो जहां आप डिप्लॉय करना है। इस वक्त हर कैंप में हमारा एक मेडिकल कैंप लग चुका है। हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हमारे हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है सिंध में, वो हमने ओपन कर दिए हैं। इस वक्त आपको एक बड़ी अजीब बात बताऊंगा, आपको हैरत भी शायद हो, इस वक्त तकरीबन 70,000 women are pregnant and they will give birth in the next day or 2 महीने के अंदर बर्थ देंगी उन कैंप्स में। अब वो कहाँ जाएंगी, तो उनको भी हमने उसका इंतज़ाम किया है अपने हॉस्पिटल्स में लाने का, और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ये सर्विस प्रोवाइड करने का। जितनी बात करते हैं आप सोचे ना, आफात जो आई हुई है, पूरी उनकी पूरी नॉलेज होती रहती है, और एक अजीब सा दिल पे इंसान का। अब जो तीसरा मरहला है ना रिहेबिलिटेशन का, ये है लॉन्ग हॉल। इसके अंदर हमें बड़े पेशेंस के साथ उनके लो कॉस्ट हाउसिंग बना करके उनको देना है। दूसरे मरहले पे उनके लिए एजुकेशन का इंतज़ाम करना है, उनके बच्चों के लिए खड़ा करना है, और तीसरे ये कि उनको पाँव पे उनकी सस्टेनेंस के लिए, उनके लाइवलीहुड के लिए, उनको एग्रीकल्चर के अंदर या लाइफ स्टॉक के अंदर उनको हेल्प करना है। ये 3 चीज़ें होंगी उनकी रिहेबिलिटेशन के अंदर। मैंने टेंट बांटे, लगा के दिए सबको, तो अगले दिन फिर राउंड मारने गए, एक टेंट वहाँ से निकला हुआ दूसरी जगह पे लगा, उसमें जानवर बंधे हुए।
मुझे इतना अफसोस हुआ, वो खुद वहाँ बैठा हुआ था, वो ऐसी चादर ऊपर डाल करके और जानवरों को टेंट के, उनकी वो जिंदगी है। वो जैसे हम अपने बच्चों के लिए अपने ऊपर सख्ती लेते हैं ना, वो जानवर के लिए, उस सोच के वो लोग कि वो जानवर उनके बच्चों की तरह है, वो उसको बेहतर करेंगे, अपने आप को मुश्किल में डालेंगे। मिसाल देखे ना कि उसने अपना एक बच्चा जाने दिया कि मेरे 6 बच्चों का पेट कैसे पालूंगा। वो मतलब लाइक एक वो है ना, उनको तो यही होप है कि जो मेरा सर्वाइवल है वो ये जानवर ही होगा। निदा बहन, यहाँ से आप सिर्फ हैदराबाद क्रॉस कर लेना, हैदराबाद के बाद इधर मुंह घुमाए तो पानी नजर आएगा, उधर मुंह घुमाए तो पानी नजर आएगा। नीचे रोड अब नहीं आप नजर आएगी। जी, अब आप जाते रहे जहाँ जा रही हैं, आप जहाँ भी जा रही हैं, आपको यही समा नजर आएगा। कहीं इतना है तो कहीं इतना है तो कहीं इतना है कि आप सोच भी नहीं सकते। छोटा सा वक्फा ले रही हूँ और वक्फे के बाद दोबारा आपके सामने यहाँ हाजिर हूँ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे कुछ फोर्सेस के लोग यहाँ मौजूद हैं, उनके सामने सिविलियंस को बुलाया हुआ। आज पहली दफ़ा मैंने 6 सितंबर के शो पे, उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त जिस सानहे से हमारा मुल्क, जिस तकलीफ़ से हमारा मुल्क गुजरा है सानहे के बाद, वहाँ रिलीफ देने के लिए बहुत सारी NGOs भी आगे हैं, जिनको मैं इनविजिबल सोल्जर्स का नाम दे रही हूँ। सो इस वक्त मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं मोहम्मद फजाल साहब, जो कि COO हैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के। अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका किया हुआ मैनेजमेंट का, हमें भी सोल्जर्स बनाने का, और सलूट देम। ये एक्चुअली हमारे सोल्जर्स हैं, हमारे वो हैं, हमारे लिए शुक्रिया। और मेरे साथ फिर एक और शख्सियत यहाँ मौजूद है, चौधरी शाहिद हुसैन साहब, जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं शीपा से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। ठीक है, बिल्कुल सही, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आप लोगों से सवाल करना चाहूँगी कि जैसे सब आके बता रहे हैं यहाँ अपनी आप बीती, अपनी आंखों से देखा हुआ हाल, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, आप किस जगह को लोकेट कर रहे हैं? सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट, क्योंकि सैलाब अक्रॉस पाकिस्तान आया है जी, तो 5-6 सूबों में काम कर रहा है। गिलगित में भी हमने काफ़ी काम किया है, अच्छा सवात में बहुत काम किया है जी ये सिलसिला 50 दिन पहले शुरू किया था हमने, जी जब बलूचिस्तान बेला में सबसे पहले बारिश आके रुकी थी और वहाँ पे फ्लड आया था। उस वक्त ये चीज़ें इतनी मीडिया में हाईलाइट नहीं थी, लोग समझे थे कि बेसिक तबाही चल रही है, मगर हमें हमारे फोर्सेस ने बुलाया था कि वहाँ हालात बहुत ख़राब हो गए, बेला, उथल और खुजदार की साइड पे। अच्छा, आप लोग इस तरह कोऑर्डिनेटेड थे, फोर्सेस और NGOs आपस में कोऑर्डिनेटेड थे, आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी कि मीडिया में अभी तक नहीं है, पता चला है इतना? देखिए, मैं समझता हूँ कि शायद एग्री करेंगे बाकी लोग भी कि जब 50 दिन पहले हालात थे तो लोग इतने हाईलाइटेड नहीं थे। जी जी। जब हमारे मोहतरम ऑनरेबल कोर कमांडर कोयटा शहीद हुए तो उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि कोई डिजास्टर आया हुआ है बलूचिस्तान में, और ये एक रिलीफ ऑपरेशन देखने के लिए वहाँ गए थे और ये हादसा हुआ। उसके बाद ये चीज़ें हाईलाइट हुई। हमने नेवी के साथ मिलकर बहुत बड़ी ऑपरेशन किया, जो साउदर्न बेल्ट थी पूरी, खुजदार के साथ और पसनी के साथ, वहाँ लोगों को रिलीफ दिया। तो उस वक्त वहाँ कोई था ही नहीं पहुँचा हुआ। देन सिंध में बारिशें हुई। आज हम ये तो बात कर रहे हैं कि यार अल्हम्दुलिल्लाह 500 मुकामात पे अक्रॉस पाकिस्तान, गांव देहात सब खाना चल रहा है, राशन चल रहा है। राशन कम चला रहे हैं क्योंकि इस वक्त राशन वाला स्टेज नहीं है ना। सैलानी को 23 साल हो गए, तो बच्चा जब बड़ा हो जाए सीख जाता है कि कैसे काम करता है, कैसे पैसों को यूटिलाइज करना है, वेस्ट नहीं करना, क्योंकि तो अमानत है हमारे पास, हमारे अपने पैसे तो है नहीं। तो हमने किचन स्टैब्लिश किए पहले स्टेज में। फोर्सेस ने, पाकिस्तान एयरफोर्स का मैं इस प्लेटफॉर्म पे बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिस तरह इन्होंने हमें सपोर्ट किया हुआ है। आज भी हम पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ मिलके जैकबाबाद में, सक्खर में जो इनके बनाए हुए रिलीफ कैंप्स हैं, वहाँ खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। हम तो ये समझते हैं कि यार हमने सिर्फ जहाज़ लेके दे दिया और पता नहीं फोर्स क्या करती है, मगर फोर्स ना हर जगह पे साथ होती है। आज C-130 हम अवेलेबल किए हुए और बहुत आसानी से अवेलेबल किए हुए। कई टन राशन रोज़ाना पहुंचा रहे हैं इंटीरियर सिंध, जो शायद एज एन NGO हमारे लिए पहुंचाना इम्पॉसिबल है। लूटा जा रहा है, रास्ते बंद हैं, सब चीज़ें हैं, मगर ये हमारे लिए आसानियाँ हैं। तो पूरे पाकिस्तान में 500 जगहों पे सैलानी वेलफेयर काम कर रहा है। और अगर मैं सिर्फ एक हैदराबाद की बात करूँ, क्योंकि हैदराबाद मेन जंक्शन था इंटीरियर सिंध के लिए पहले, तो सिर्फ वहीं पे 600 जगहों का दस्तरखान है, वो 600 जगहों का किचन है। आप सोचें कि 3 घंटे में 600 जगह रेडी होती है और पहुँच जाती है आगे, गाड़ियों में, हेलीकॉप्टर्स में। मुसलसल आर्मी के हेलीकॉप्टर्स हमारे हैदराबाद में कनेक्टेड है और बाकी जगहों पे कनेक्टेड है। ये काम, बहुत सारी बातें मैं ऑफ द बैकग्राउंड भी सुन रहा था कि ये काम 1 साल चलेंगे। ये स्टेजेस हैं, अभी लोगों को बचाया जा रहा है।
जिस तरह बात हुई मेडिकल की, मैं खुद देख रहा हूँ जो लोग कराची लाए गए हैं, कैंप्स में रखे गए हैं, वहाँ भी हम उनकी खिदमत कर रहे हैं, या उनके केसेस में भी वो लोग बहुत बीमार हो रहे हैं। हमें अगला प्लान इनकी मेडिकल के लिए कोई एमरजेंसी नाफिज करनी पड़ेगी कि इनको डेंगू से बचाया जा सके। देखिए सिंध में कोई डेंगू का निज़ाम ऐसा नहीं है, पंजाब में तो आया और पंजाब वालों ने वर्कआउट भी किया, तो हमें उनसे कोई अडॉप्ट करना पड़ेगा कि कैसे इसको बचाया जा सके। देन रिहेबिलिटेशन में जाएंगे। सैलानी क्योंकि हमेशा इकोनॉमी की बात करती है, क्योंकि इकोनॉमी होगी तो चलेगी ना। आप देखें कि 33 मिलियन लोग डिस्टर्ब्ड हैं और 47% सिंध की क्रॉप्स ख़त्म हो गई हैं, और ये फिगर्स हैं जो ऑफिशियली आ रही हैं। 32% लाइफ स्टॉक ख़त्म हो गया है। मतलब ये आगे जाकर इसका असर जो क्या आएगा? यहाँ शहर में लोग हैं उनको भी आप देखिए ना, आज ये टमाटर 400 रुपये किलो है, क्यों है? जी चावा मतलब दालें में महंगी होने जाएंगी, ये भी मिर्चें महंगी हो गई, पीछे से स्टोरी आ रही। और ये बात ऐसी नहीं कि 6 महीने में आ जाएगी, अभी तो ज़मीनें ख़त्म हो गई उनकी। वी आर वर्किंग विद अदर फर्टिलाइजर्स कंपनी के पहले ज़मीनों को जरखेज़ किया जाए और इन ज़मीनों को इस काबिल किया जाए कि इस पर एग्रीकल्चर किया जाए। अभी R&D इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। दूसरी टीम इनकी हाउसिंग प्लान पे कर रही है। 1 साल का प्लान है, कई हज़ार घर बनाने पड़ेंगे। कोई घर मिट्टी और छोटा घर भी बन जाएगा 50,000 से, कोई घर 2.5 लाख रुपए का भी बनेगा। कई हज़ार घर बनाने सिंध में, बलूचिस्तान में, साउदर्न पंजाब में, सवात में, KP और गिलगित साइड के ऊपर मुख्तलिफ टीमें पूरे पाकिस्तान में काम करी। अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी के पास 5,000 तो एम्प्लॉयज़ हैं। तो हर एरिया में रिसेंटली हमारी बहुत डिटेल मीटिंग हुई नेवल चीफ के साथ। नेवल चीफ ने उसमें डिस्कशन किया कि पहले तो ये अलग बात थी कि सैलाब आए क्यों, वो हम बातें करेंगे, शंबे पाबंदियाँ लगेंगी, सैलाब क्यों आए। मगर देखिए हमें लोगों को लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देना पड़ेगा। सारा पैसा अगर राशन और खाने पे लगा दिया तो इनको क्रॉप्स कौन लेके देगा, इनको ट्रैक्टर कौन लेके देगा, इनको बीज कौन लेके देगा। इनका तो गुजर बस आपने खुद कहा कि उसने जानवर बचा लिया, बच्चे को जाने दिया, तो 47% लोगों के जानवर रह गए। तो बकरा ईद पे वो तो साल बकरा ईद पे कमाते थे और कोई ईद पे कुर्बान करते थे। तो वो सब चीज़ों को निज़ाम दोबारा रीस्टेब्लिश करना पड़ेगा और ये हमें उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। अभी सिर्फ राशन देकर आप ये नहीं समझ जाएंगे कि हमारी हम निकल गए, बस ये खत्म पूरी हो गई, हमने हमारा गिल्ट एक वो होता है ना कि अच्छा चलो हमने कुछ कर दिया। हमें 1 साल से भी ज़्यादा अरसा लग सकता है। वक्तन फ़वक्तन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जो लोग साहिब इस्तिताअत हैं मेरे ख्याल से, तो ये उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने सैलानी के अंदर एक कंट्रोल रूम डिज़ाइन किया हुआ है कि व्हाट आर द प्लान्स फॉर नेक्स्ट 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ, 9 मंथ, कि हमें आगे क्या करना है। क्योंकि देखिए अभी कौम बड़ी जज्बाती है, अभी वो जेब से पैसे भी निकाल लेगी, अभी वो डोनेट भी कर देगी, फिर कुछ दिनों बाद वो जब ठंड हो जाएगी वो चीज़, सो फिर और प्रॉब्लम्स होंगी। सो वो अगर खुद अपने ऊपर रख के सोचेंगे कि कल को आप पर भी असर आएगा, वो महंगाई आपको भी बेयर करनी पड़ेगी, वो बीमारियां जब फैलेंगी, वबाई होंगी तो आप तक भी पहुंचेगी। सो ये सब सोच के मेरा ख्याल से ना वो ये एक ये लॉन्ग टर्म प्लान है। देखिए ये कंसिस्टेंट होनी चाहिए डोनेशन, बहुत कंसिस्टेंट। ये देखिए हमारे लिए ज़रूरी है। हाँ। उनको तो रीसेल करना ये हमारी इखलाकी जिम्मेदारी है जी। मगर अगर टमाटर 400 रुपये किलो कब तक खरीदेंगे? बिल्कुल। चीज़ें महंगी कैसे खरीदेंगे? क्रॉप खत्म हो गई। पाकिस्तान तो एग्रीकल्चर मुल्क है, कॉटन वेस्ट हो गई पूरी। पूछना चाहूँगी, आपसे भी पूछना चाहूँगी चौधरी शाहिद हुसैन साहब से, आप क्या बताना चाहेंगे अपनी आप बीती और आप देखा हाल? मैं तो वैसे तो मैं 2005 के ज़लज़ले में इतना नुकसान नहीं हुआ। हाँ 2010 में जो है फ्लड का मामला हुआ, इतना नुकसान नहीं हुआ जितना ये 2022 में जो नुकसान हुआ है। हम फील्ड में चीपा साहब के साथ देख रहे हैं, जो खुद जाके कर रहे हैं। खुशदार ले लें, राजनपुर ले लें, हैदराबाद ले लें, बदीन ले लें, दादू ले लें, महट ले लें, जो नुकसानात देखे हैं, जो लोगों की परेशानियाँ देखी हैं, वो यहाँ बयान नहीं कर सकते हम। क्योंकि जो परेशानी में इस वक्त मुब्तला है ना, उसको सिर्फ ये है कि मुझे खाने को मिल जाए, मेरे बच्चों को एक ऐसी जगह मिल जाए जहाँ मैं उनको सुकून से बैठ सकूं लेके, उनको कपड़े मिल जाएं, उनको दवाइयाँ मिल जाएं, उनको खाने पीने का मिल जाए। अभी रिहेबिलिटेशन के लिए हम सोचते हैं, लेकिन अभी बहुत एक लंबा सफ़र है। क्योंकि जितना नुकसान हो चुका है ना हमारे मुल्क का, हमारे इन सूबों का, हमारे लोगों का, वो कोई एक बंदा नहीं कर सकता। बतौर इंसान हम सबको मिलकर करना यहाँ पे पड़ेगा। आप देख रहे हैं अक्सर ऐसा हो, मैंने कभी शो किया, मैंने कभी सारी तकरीबन जो बड़ी बड़ी NGOs हैं उनको कभी इकट्ठे नहीं बिठाया। यहाँ ये लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं अंडर वन रूफ, एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं और एक साथ बैठे हुए हैं। इस वक्त कोई वो चीज़ नहीं। तो मैं तो एक छोटी सी मिसाल है कि पॉलिटिशियंस भी सब इकट्ठे बैठ जाएं भाई, ये भी सब
अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, सबके अपने अपने काम होते हैं, कंपटीशन इस चीज़ में भी होता है, लेकिन ये लोग अंडर वन रूफ बैठे हुए हैं और ये दिखा रहे हैं आपको कि इस वक्त यूनिटी की कितनी बड़ी अहमियत है। सो ये एक मैसेज कन्वे हो रहा है हमारे शो से आज ये कि ज़रा सर जोड़ के सारे पॉलिटिशियंस भी बैठें और सब जगह बराबरी होनी चाहिए। जैसे कोविड के NCOC बनी थी ना, तो रोज़ाना सुबह मीटिंग्स होती थी, प्लान दिया जाता था जी। इस वक्त वो बहुत ज़रूरत है। अभी भी लोगों को पॉलिटिकल मामलात हैं और चीज़ें नहीं हैं, इस वक्त एक प्लेटफॉर्म में बैठना पड़ेगा। हालात सोच ज़्यादा ख़राब हैं, जो लोग वहाँ से आ रहे हैं ना, उनके पाँव छिले पड़े हैं, वो एक रोटी मिल जाएगी, मगर जो उनके बच्चे को मतलब इतने मच्छर हैं कि अगर आप उस जगह पे जाएं तो आपके मच्छर एक ही जगह पे जग पड़ जाते हैं। तो जो वहाँ से हमारे वॉलंटियर्स आ रहे हैं, हमारी टीम्स आ रही हैं, वो यही कह रही है कि 2005 के ज़लज़ला, 2010 के सैलाब कुछ भी नहीं था, ये कोई इनास नहीं था। और इस वक्त मतलब अगेन मैं यही बात कहूँगा कि फोर्सेस, NGOs और प्लीज़ सियासतदान, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम चीज़ एक साइड पे रखें। इस वक्त सुबह देखिए, हम तो सिंध में फिर भी रोड पे पहुँच जाते हैं, बलूचिस्तान में तो निदा वहाँ तक काम हो रहा है, सोबतपुर तक, जहाँ रोज़ाना हमें आर्मी का हेलीकॉप्टर उठाता है, सामान लेके जाता है सारा अनाज और वहाँ पहुँचाता है। वहाँ ज़मीन रास्ता मुनक़ता है और पिछले 15 दिन से मुनक़ता है, वहाँ तो पानी ही पानी है, कश्तियाँ भी नहीं जा पा रही क्योंकि बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। तो हेलीकॉप्टर, वो भी जब मौसम ख़राब हो जाए तो हमें मसला आता है कि अगर मौसम अभी सही नहीं है तो अभी ट्रैवल आप नहीं कर सकते। तो सोबतपुर है, डेरा मुराद जमाली है, ऐसे इलाके। आप निज़ाम की बात कर रहे थे, ये वो इलाके ना जहाँ पानी होता ही नहीं, खुश्क दूर दूर तक, बलूचिस्तान और मतलब लाइक सिंध, और यहाँ सैलाब आ गया है, तो वो तो निज़ाम तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरफ आ जाएगा। मैं एक जगह पे गया, वहाँ की थाना, वहाँ का DC ऑफिस, वहाँ की सरकारी जगहों पे तो पानी था, ये भी बता रहे थे। तो ऐसी जगह पर हुआ हुआ है। तो इस वक्त तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। आपके प्लेटफॉर्म से आपने एक बहुत बड़ा काम किया है, फोर्सेस को, NGOs को बिठाए, एक और चेयर लगाएं, कुछ पॉलिटिशियंस को बिठाएं जो ऑन बोर्ड पॉलिटिशियंस हैं कि सर वी रिक्वेस्ट यू प्लीज़ इकट्ठे हो जाएं, बहुत ज़रूरत है। कौम इतनी परेशान हुई हुई है, 33 मिलियन लोग डिस्टर्ब्ड हो गए, ये कोई छोटा फिगर नहीं है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 23% है ये लोग, जो और बड़ा सबसे टैक्स पेयर सूबा है, सूबा सबसे बड़ा टैक्स पेयर यही है। तो इनके लिए काम करना पड़ेगा, इनको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देना पड़ेगा, इनको लाइफ सेव करनी पड़ेगी। देखिए, मुतासिर तो 22 करोड़ आवाम हुई है इस सैलाब से। ये सिर्फ वो नहीं हुए जो वहाँ डूबे हुए हैं या जो परेशान हैं, हम सब मुतासरीन में इस वक्त। लेकिन हाँ, हम इस काबिल हैं कि हम उसमें से अपनी रोटी में से जो है ना, उन तक रोटी पहुँचा सकें, बस ये फ़र्क है। और हमें ख़ास तौर पर कराची वालों को अल्लाह बुरे वक्त बुरी घड़ी से बचा, और हमेशा बचाया भी है। जो सच बात है कि कितनी बार पानी का हुआ, समंदर का, कि सैलाब आ जाएगा, सैलाब आ रहा है, कितना बार वो अलर्ट जारी हुए, अल्लाह ताला ने महफूज रखा। तो जहाँ पानी सिर्फ दरियाओं में घूम रहा था, बिल्कुल नहीं किया है। कराची तो मैं आपको एक बात बताऊं, जो मेरी अपनी जजमेंट है, पता नहीं सही हो गलत हो, मैंने ये देखा है, ये सिर्फ बचता ही सदक़े की वजह से। कराची में इस कदर सदका दिया जाता है, अभी आप ये कह रहे हैं, इसकी मिसाल ही नहीं है। पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया देखी हुई है मैंने, लेकिन जो कराची में सदके का निज़ाम है ना, जगह जगह हर शख्स वो, और इवन हमारे सदके में भी ये नहीं कि बस पैसे निकाल दिए, बकरे काटता है, कोई मुर्गी काटता है, कोई वैसे राशन के तौर पे सदका देता है। जगह जगह आपको नजर आता है। वही हमारी आफतें जो है ना, फिर खाना खिलाने के लिए लोग, रात का खाना हो, दिन का खाना। बलूचिस्तान में तो ये सूरत हाल है कि अब वो जब खाना उनको दिया जाता है ना, तो वो बेचारे देख रहे होते हैं कि हम खाना खाएं, खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं। ऐसी उनकी ज़िंदगी गुजर रही है। छिपा साहब एक जगह खड़े हुए, बच्चों को लेकर वो बंदा आया, उनके तकरीबन 6-7 बच्चे और 2 फैमिलीज़ उनकी। तो वो कहने लगे कि भाई, हमें तो यहाँ पर ना तो रहने के लिए कोई जगह मिल रही है क्योंकि पानी हर जगह है, और हम एक टेल के ऊपर बैठे हैं, एक पहाड़ की एक टेल बनी हुई है, वहाँ हम बैठे हैं फैमिली को लेके, क्या करें। अब जहाँ पर उनको लेकर आते हैं वहाँ भी पानी है, और जहाँ टेंट लगे हुए हैं वहाँ भी पानी है। अब वो खाना कैसे पकाएं? राशन उनको देते हैं तो वो पका नहीं सकते, खाना वहाँ पहुँचाते तो वो खा नहीं सकते क्योंकि उनका दिल ही नहीं कर रहा, क्योंकि उनके पाँव ज़ख्मी हुए हैं, डैमेजेस हुए हैं उनके जिस्म। मेडिसिन उनको दी जाती है तो वो कारामद नहीं होती क्योंकि वहाँ नमी इस कदर है, इतना वो अफेक्टेड एरिया हुआ है लोगों के लिए कि वहाँ इंसानी ज़िंदगी तो बहुत दूर की बात है, वो सोचना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। देखिए, वही बात है ना जो कह रहे हैं कि हमारी है ना सोच नहीं है, एक मुकम्मल सोच। रेस्क्यू बोट अलग होती है, लाइफ बोट अलग होती है,
उसमें हर चीज़ जो टेंट है घूमने के लिए अलग होते हैं, मुश्किलात के लिए अलग होते हैं, उसके अंदर पूरी किट्स होती हैं उस हिसाब से कि किन किन चीज़। अब अगर हम राशन दे रहे हैं तो हमें सोचने की भी ज़रूरत है यार, इसके साथ एक छोटा चूल्हा भी डाल दे आप कि पकाए तो सही, एक छोटी पतीली भी डाल दे, 2 कप 1 गिलास भी डाल दे। इस असल तरीके में से सानेहा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सानेहा है, और ये कौम को या सारे जो स्टेक होल्डर्स को बावर कराना है कि बहुत बड़ा सानेहा, और ये किसी एक इदारे का या किसी नहीं कर सकते। सबने मिलकर सबने मिल के चलना है। मेरा ख्याल अच्छा, है मैंने इन सबसे पूछा है कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है जो डोनेशंस लोग दे रहे हैं, तो आप भी प्लीज़ मुझे बताइए अपने एक्सपीरियंस से। देखिए, इस वक्त राशन की सूरत हाल अब ग्रेजुअली शुरू होगी सिंध में जब पानी निकलेगा। अभी तो जो राशन है मैंने खुद देखे हैं, आटा है, और आटा तो सबसे पहले घर में भी ख़राब होता है। तो अब आप सोचें वहाँ बरसात है, अच्छा उसका नुकसान क्या हो रहा है निज़ाम? जब यहाँ पे आटा हम खरीदते हैं, कराची में आटा इससे पहले 91 रुपीज़ का था, इतनी परचेजिंग हुई कराची में कि आटा 97 हो गया। तो ये हमने बगैर सोचे समझे कराची के वालों के लिए एक परेशानी आ गई कि आटा महंगा हो गया, क्योंकि डिमांड तो एक मखसूस है ना अभी तो सप्लाई ज़्यादा हमने कर ली, तो आटा इस वक्त नहीं पहुँचा पा रहे। देखें, बलूचिस्तान के लोगों की मील अलग है। अब हम सिंध में रह रहे हैं, सिंध में तो बहुत सारी वो बरादरी है जो वेजिटेरियन, हमारी हिंदू बरादरी, तो उनके लिए अगर हम बिरयानियाँ बना के ले जाएंगे गोश्त वाली, तो वो नहीं खा पाएंगे। हम तो सोच रहे हैं अच्छा कि गोश्त वाली बिरयानी ले जाएं, तो हर कौम के लिए अलग काम होगा। हमने इंटीरियर से में जो कैंप लगाए हुए हैं वहाँ पे हम आलू वाले चावल चला रहे हैं, सब्ज़ी वाली बिरयानी चला रहे हैं, सब्ज़ी के सालन बना के चपाती चला रहे हैं, एक टाइम चावल दे रहे हैं, एक टाइम सालन दे रहे हैं, और इसके अलावा नाश्ते वाली चीज़ें दे रहे हैं। बलूचिस्तान में लोगों को खजूरें दे रहे हैं, चने भुने हुए दे रहे हैं, उनके लिहाज की चीज़ें दी जा रही हैं। या वहाँ जो चावल चल रहे हैं वो चने वाले चावल ज़्यादा चल रहे हैं, तो हर लोगों को उनके लिहाज से काम किया जा रहा है। क्योंकि हर जगह पे ना देखिए, हर बैग में दूध ज़रूर डाल रहे हैं, क्योंकि जो है कोई भी हो, बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बीमार हो, तो वो दूध पी के अपना गुजारा कर लेगा। सलूट टू अदर कॉर्पोरेट कंपनीज, वो बड़ी डोनेशन दे रही हैं, सामान दे रही हैं, जो उनकी ब्रांड्स हैं वो सामान दे रही हैं कि यार वो उनको पहुँचे, और बहुत बड़े पैमाने पर दे रही हैं। मतलब अगर आज कई लाख, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आज 6 सितंबर के दिन है तो कम से कम 4 से 5 लाख लोगों को खाना सप्लाई होगा आज पूरे पाकिस्तान में सैलानी की तरफ से। तो इसमें बहुत बड़ा किरदार है ऑयल कंपनीज़ का, वो ऑयल दे दी जा रही हैं ताकि वो दिया जाए। और इस वक्त बेसिक हाल देखें, हमारी फोर्सेस एक्सपर्ट्स हैं कहीं कैंपिंग स्टार्ट करने के लिए, टेंट सिटीज़ बनाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ये इनका काम था। अब हमारा वहाँ पे काम शुरू होगा, हम खाना दें, हम वहाँ पानी के प्लांट लगा रहे हैं। अब यहाँ से एक छोटी बोतल लेके जाए वो वहाँ पे कितनी देर चलेगी, ख़त्म हो जाएगी, तो हमने वहीं पे प्लांट लगाना शुरू कर दिए, क्योंकि एक हमारा शोबा है आरओ प्लांट्स का, तो हमने वहीं पे आरओ प्लांट, फिल्टर प्लांट लगाना शुरू कर दिए। कल भी एक प्लांट हमने कैंप में ऑन किया है सच्चल कोट में, तो पानी के प्लांट लगा रहता है कि लोगों को बेसिक से दे जाए। इसके साथ हेल्थ कैंप से अगला स्टेज शुरू होगा, जब लोग घरों की तरफ वापस जा रहे होंगे, इनको कैश दिया जाए और राशन दिया जाए। इसलिए कैश ज़रूरी है, क्योंकि कैश देंगे तो दुकानदार के पैसे जाएंगे, वो इकोनॉमी चलना शुरू होगी। इस वक्त सिर्फ राशन देते, क्यों राशन लोग बेचते हैं? क्योंकि राशन के अलावा भी तो लोगों की ज़रूरियात है ना, किसी को कोई चीज़ खरीदनी है, कुछ भी सामान खरीदना है, पैसों की ज़रूरत है। मुझे बहुत सोच के ये परेशानी हो रही है, जैसे आपने कहा इतनी सारी प्रेग्नेंट औरतें हैं इस वक्त, और परसों ये हुआ, परसों सच्चल कराची के अंदर जो रिलीफ कैंप लगा हुआ है, जहाँ जैकवा बाहर से लोगों को ठहराया गया, ऑल सडन वहाँ प्रेगनेंसी हो गई, एक बार बच्चे को दी। वही ना, एक प्रिवेसी होती है, एक पर्दादार खवातीन है, वो सोच के एक परेशानी डेवलप हो रही है कि शायद मर्द फिर भी सरवाइव कर जाएं, तो खवातीन और बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स करनी पड़ रही हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम दिया। मुझे पता है इस वक्त आप लोग बहुत थके हुए होंगे, आप लोग कि ना रात दिन वही एक होगा बिल्कुल, और वो एक नॉर्मल ज़िंदगी किसी की भी नहीं है इस वक्त, लेकिन आप लोगों ने फिर भी टाइम निकाला, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। एंड आप फोर्सेस के लिए, NGOs के लिए मैं एज अवाम यहाँ तालियाँ बजाऊँगी। अगर आप लोग नहीं होते तो हम किस तरह कनेक्ट करते, एक ब्रिज का काम भी कर रहे हैं आप, एक आम आवाम की डोनेशंस को उधर तक ले जाकर चैनलाइज करें। थैंक यू सो मच आप लोगों का। लेकिन निदा, मैं यहाँ पर एक आपके प्लेटफॉर्म से एक लोगों को मैसेज देना चाहूँगा कि हम बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन हम लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं। अभी रिहेबिलिटेशन के हवाले से बहुत टाइम लगेगा हमें। इस वक्त हम जो लोग सैलाब से मुतासरा हैं, उनको इस वक्त टेंट्स की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक इन्होंने कहा कि राशन हम कर रहे हैं, उनको राशन की ज़रूरत है, उनको खाने पीने की ज़रूरत है।
तो हम पूरी टीम, चीपा साहब की पूरी टीम इस वक्त इस काम के ऊपर लगी हुई है कि उसको पहले टेंट में उन फैमिलीज़ को शिफ्ट किया जाए, फिर उसके बाद उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया जाए, उसके बाद नेक्स्ट जो है उनकी मेडिकेशन के लिए उनके प्रोग्राम किया जाए, ताकि ये लोग एक मुकम्मल सेफ साइड हो जाए, फिर उनके लिए रिहेबिलिटेशन के लिए काम आगे करें। चलिए, बिल्कुल। बहुत आप लोगों का शुक्रिया। छोटा सा वक्फा जी, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज है तो 6 सितंबर, लेकिन अपने नाजरीन के लिए थोड़ा बहुत कुछ हटके हम लेकर आए हैं और यहाँ कमल हमारे साथ है। कमल खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। जिस तरह कमल ग्लो करती रहती है, तो ये ऑर्गेनिक ग्लो के साथ हमारे पास यहाँ मौजूद है और राज बताएगी कि कौन सी न्यू प्रोडक्ट्स जो हैं वो इनकी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रही हैं ऑर्गेनिक ग्लो की। थैंक यू सो मच। यस, बहुत से लोग पूछते हैं कि आप क्या यूज़ करते हैं फेस पे, तो मैंने कहा चले मैं बता देती हूँ। मैंने रिसेंटली ऑर्गेनिक ग्लो के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए थे और इनकी जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें इनकी नाइट क्रीम मौजूद है, डे क्रीम मौजूद है, और ये सबसे मेरा फेवरेट जो है ये इनका कोरियन क्ले मास्क है। अच्छा। इसकी अच्छाई ये है कि ये 3 in 1 है। हाँ। आप इसको फेस पे लगाएं, 3 मिनट्स के लिए छोड़ दें, जो कि मास्क हो जाएगा आपका। फिर आप इसको स्क्रब कर लें, क्योंकि थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, थोड़े वेट हैंड से इसको स्क्रब कर लें, तो आपकी डेड स्किन, सारे आपके जो डेड सेल्स होते हैं और जो मेकअप के बाद हमारी स्किन की हालत थोड़ी सी रफ हो जाती है, वो इससे रिमूव हो जाएंगे। कभी कभार ऐसा होता है ना, आपके पास टाइम नहीं होता सैलून जाने का, सैलून जाने का। ये इसका सॉल्यूशन है। अब तुम डे और नाइट उसके हिसाब से ज़रा मुझे चीज़ें बताओ। ये जो नाइट क्रीम कौन सी है? ऑर्गेनिक ग्लो की ये है इनकी नाइट क्रीम। अच्छा। नाइट क्रीम मैं इसलिए यूज़ करती हूँ, इसलिए प्रेफर करती हूँ यूज़ करना, क्योंकि जब मैं आती हूँ डेली रूटीन थोड़ी थकी हुई हो जाती है, तो फेस वॉश करके इसके साथ इसका जो कैफीन फेस वॉश है ऑर्गेनिक ग्लो का, ये वॉश करके फिर मैं इनकी नाइट क्रीम लगा लेती हूँ। अच्छा। इससे होता है कि मैं पूरी रात मेरी नाइट स्किन थेरेपी होती रहती है कि मेरी स्किन पे जो भी डार्क स्पॉट्स हैं वो थोड़े लाइट हो जाएंगे, और जो मॉइस्चराइज, इतना ड्राई स्किन हो जाती है मेकअप के बाद और रिमूव करने के बाद, तो उसको मॉइस्चराइजर मिल जाएगा और ऑब्वियसली ग्लो भी आता है, क्योंकि पूरी रात आपकी स्किन थेरेपी होती रहती है, आपका माइंड भी रिलैक्स होता है। तो नाइट क्रीम इसके लिए। अच्छा, अब जैसे लाइक डे क्रीम है, वो तुम कब यूज़ करते हो? कि तुम तो मेकअप करके चली जाती हो कि काम पर, अब जैसे यूनिवर्सिटी जा रही हैं लड़कियां, ऑफिस जा रही हैं, या ख़वातीन अपने बच्चों को स्कूल से पिकअप करने जा रही हैं, तो ये कब लगाएं डे क्रीम? तो मुझे लगता है कि डे क्रीम चाहे यूनिवर्सिटी स्कूल गोइंग बच्चियाँ हों या लड़कियाँ हों, या फिर ख़वातीन जो घर में काम करती हों, उनको डे क्रीम का इस्तेमाल इसलिए करना चाहिए बिकॉज इसमें SPF मौजूद है। ये आपको सन स्क्रीन से बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करता है, जो आपकी सनशाइन होती है। और जो ख़वातीन घर में काम करती हैं वो ये कहती हैं हमें बाहर नहीं निकलना पड़ता, लेकिन वो घर में चूल्हे के आगे काम कर रही होती है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ऑर्गेनिक ग्लो की ये जो डे क्रीम है इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम हीट। अब वो सन की हीट हो या चूल्हे की हीट हो या वैसी आपके घर में जो हीट हो, उससे प्रोटेक्ट करेगी। और जो मौसम इतना गंदा, ड्राई, अजीब सा हो रहा है, तो आपको ज़रूरी है अपनी स्किन को हाइड्रेट रखें, मॉइस्चराइज रखें। तो ऑर्गेनिक ग्लो की डे क्रीम मैंने यूज़ किया, इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव, हाइड्रेट भी रखती है, मॉइस्चराइज भी रखती है एंड प्रोटेक्ट्स योर स्किन फ्रॉम सन एंड हीट। अच्छा, देखो लाइक बहुत सारे लोग टैन हो जाते हैं ना सूरज में निकलने की वजह से, सो कोई ऐसा मॉइस्चराइज़र है जो आपकी टैनिंग को दूर करके लाइटनिंग की तरफ ले जाता है? बिल्कुल, ये मैंने भी यूज़ किया है, मेरी मॉम ने भी यूज़ किया, बिकॉज मेरी मॉम जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राइव करती है ना, बिकॉज शी हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ड्राइव अस एनीवेयर वी वांट टू गो। तो वो उनके जो इतने इतने हाथ हैं वो टैन हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सनशाइन। तो ये जो इस ऑर्गेनिक ग्लो का मॉइस्चराइज़र है, इससे आप अपने हाथों को हाइड्रेट भी रख सकते हैं, प्लस जो आपकी स्किन टैन हो चुकी है ये आपकी स्किन को लाइट करेगा विथ प्रोटेक्शन फ्रॉम सन। तो ये हाथों के लिए लाइक फेस स्किन के लिए भी है, हाथों, क्योंकि मैं इसको स्किन पे भी यूज़ करती हूँ, हाथों पे भी यूज़ करती हूँ। ये ऑल टाइम मेरे बैग में ऑर्गेनिक ग्लो की ये मॉइस्चराइज़र होता है, तो मैं इसको स्किन पे और हाथ पे भी लगा लेती हूँ, नेक पे भी लगा लेती हूँ। ये सारे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, मुझे लगता है इसको मॉइस्चराइज होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा हाँ, इनका जो ये बॉडी सिल्क सीरम है, हाँ, ये सिर्फ आप इसके साथ मिला के भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। नॉट ओनली इन विंटर्स एंड ड्राई, आप इसको अपनी स्किन को शाइन करने के लिए भी लगा सकते हैं। कभी फैशन के तौर पर, फैशन के तौर पे ग्लास स्किन चाहिए होती है। यस, तो अभी जैसे कि अगर आपको आपकी स्लीव्स हाफ हैं और आपको चाहिए कि ग्लास ग्लो आए आपके अंदर, तो आप इनका बॉडी सिल्क सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, फेशियल किट के बारे में बताओ। इनकी जो फेशियल किट है इसके अंदर 1 2 3 4 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको क्लेंजर करना है, उसके बाद स्क्रब करना है। जिनकी एक्नी है वो ज़्यादा स्क्रबिंग नहीं कर सकते बिकॉज एक्नी को आप कम ही छेड़ें तो ज़्यादा अच्छा है, तो इनके लिए इन्होंने एक्स्ट्रा स्टेप ऐड किया जो है एंटी एक्नी।
इसको आप अपने फेस पे आहिस्ता आहिस्ता मसाज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका फेस क्लेंस भी हो जाएगा, स्क्रब भी हो जाएगा, और जो एक्नी मार्क्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। देन आप इनका मास्क लगाएं, और सबसे ज़रूरी है ऑर्गेनिक ग्लो का ये टोनर, जो आपको एवरी मास्क ज़रूर अप्लाई करना है। और अगर आप खाली क्लेंजिंग मिल्क भी कर रहे हैं तो डू अप्लाई टोनर आफ्टर दैट, बिकॉज आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं और उनको क्लोज होने की बहुत ज़रूरत होती है। तो ऑर्गेनिक ग्लो का टोनर लाजमी इस्तेमाल करें। अच्छा, हेयर प्रोडक्ट्स के बारे में बता दो, मैं बाल बहुत अच्छे हैं। हाँ, बालों को अच्छा रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मुझे लगता है प्याज का पानी, मिथ चली आ रही है प्याज और जिंजर, तो इतना टाइम ही नहीं होता कि आप प्याज का पानी और जिंजर का पानी निकालने बैठ के। तो ऑर्गेनिक ग्लो के 2 शैम्पू से मेरी ज़िंदगी आसान कर दी है। इसमें एक जिंजर है और एक है अनियन। इसके अंदर सारे एक्सट्रैक्ट ऑर्गेनिकली मौजूद हैं। तो बस आप इसको शैम्पू करें, आपके बालों को सारी नरिशमेंट, सारे दोनों लेके रख लें, एक दिन छोड़ 2 दिन छोड़, एक लगा लें फिर दूसरा लगा लें। तो मैं तो इस तरह इस्तेमाल करती हूँ, मैं दोनों साथ ले लेती हूँ, बिकॉज जिंजर और अनियन इज़ वेरी गुड फॉर हेयर। तो अगर आपको शैम्पू में वो मिल जाता है बना बनाया ऑर्गेनिकली, ऑर्गेनिक ग्लो का, तो सीरम के बारे में बताओ। हेयर सीरम, ये हेयर सीरम है, इसको मेन वुमेन सब लगा सकते हैं, और ये आपके जो फॉलिकल्स डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके मुंह बंद हो जाता है, बाल ग्रो नहीं कर पाता, उसके लिए ऑर्गेनिक ग्लो का ये जो आपका हेयर सीरम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आप कोई तेल लगा रहे हैं उसके साथ शामिल करके अपने बालों में लगा लें। इफ़ यू डोंट लाइक ग्रीजी इफेक्ट ऑफ तेल, तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव। और एलोवेरा जेल जो है वो किस लिए होता है? ऑर्गेनिक ग्लो के एलोवेरा जेल फॉर स्किन एंड फेस। अगेन सबके घर में एलोवेरा होता है, बट बहुत सस्ती होती है भाई, मुझे तो निकालने में काट के निकालो, एक आर्ट है, एक आर्ट है। उसका जहर, वो दूध जो होता है जहरीला, वो निकालो, वो बहुत एक मुश्किल टास्क। तो अम्मी हर बार कहती है लगा लो एलोवेरा, लगा लो, इतना एलोवेरा लगा हुआ है, तुम लोग काट के। तो मैंने कहा जब ऑर्गेनिक ग्लो का ऑर्गेनिकली निकला हुआ एक्सट्रैक्ट हुआ हुआ एलोवेरा जेल है, तो क्या जरूरत है मेहनत करने की, सिर्फ ये परचेज करें और लगाएं। हाँ, अच्छा, तुम्हारी फेवरेट प्रोडक्ट कौन सी है? माय ऑल फेवरेट प्रोडक्ट इज दिस कोरियन क्ले मास्क। एज आई मेंशन कि टाइम कम होता है और इफेक्ट अच्छा चाहिए होता है, तो 3 मिनट लगा के इसको मुंह पे भूल जाएं, उसके बाद स्क्रब करें एंड वॉश योर फेस, उसके बाद ऑर्गेनिक ग्लो की नाइट क्रीम इस्तेमाल करें। और हाँ, ये कैफीन सीरम, कैफीन, हाँ, ये क्योंकि लेट नाइट शूट होती हैं, फिर सुबह मॉर्निंग शो में भी आना होता है तो उसके बाद आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, बिकॉज आपकी रात की नींद नहीं पूरी हो पाती ना। और मैं तो बहुत सोतू राम हूँ भाई, मुझे तो कहीं भी मौका मिल जाए मैं सो जाती हूँ। हाँ, अच्छा, तो ये मुझे कुछ नजर आ रहे हैं कि ये क्या है? टिंट्स हैं। तो टिंट्स भी मैं इस्तेमाल करती हूँ। अगर कभी पीची लुक चाहिए होता है तो पीच टिंट इस्तेमाल करती हूँ। पिंक ज़्यादातर मैं इसका टिंट इस्तेमाल करती हूँ। इट्स वेरी ऑर्गेनिक। आपके अगर आप लिप्स पे अप्लाई करते हैं या स्किन पे अप्लाई करते हैं तो आपकी स्किन टैन नहीं होती है। क्योंकि मैंने जितने भी पहले इस्तेमाल किए हैं उनसे ना आपके लिप्स जो हैं वो ब्लैक ब्लैक से होने लगते हैं, आपकी स्किन निशान पड़ने लगते हैं। तो ये इट्स वेरी ऑर्गेनिकली एक्सट्रैक्ट। तो ऑर्गेनिक ग्लो का लिप टिंट मैं पिंक वाला यूज़ करती हूँ। अच्छा, ऑर्डर करने का तरीका क्या है? इनकी वेबसाइट है www.organicglow.pk। आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। इनका इंस्टाग्राम पेज भी है organicglow.pk, आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। और इनकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी रेंज में मौजूद है, उसके बावजूद इस पर सेल्स भी लगी हुई हैं। सो क्या सेल्स हैं ये तो बताओ। सेल्स ऐसी हैं कि अगर आप 48 आवर्स में कुछ भी ऑर्डर करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस शो एंड दिस ऑल, आपको ट्राई करना चाहिए। 20% फ्लैट ऑफ है फॉर ऑल ऑफ यू फॉर 48 आवर्स। ओहो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, क्या बात है भाई, ज़बरदस्त। थोड़ी सी देर में सब कुछ बता दिया कंवल ने। एंड ये था हमारा आज का प्रोग्राम। थैंक यू सो मच कंवल। और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआओं में याद रखिएगा। और आज का जैसे जो टॉपिक था उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं यही कहूँगी कि इस वक्त आपको एक्ट करना है एज अ सोल्जर। अपने मुल्क को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारे रियल सोल्जर्स के कंधों पे नहीं, बल्कि इस वक्त हमारे कंधों पर है। सो बाखूबी निभाना है अपने फ़र्ज़। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफ़िज़। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के, हवा